चर्चा करनी है। तो मशीन अनुवाद मुख्य रूप से विषय है, क्योंकि मशीन अनुवाद काफ़ी प्रखर रूप से भी आ रहा है, आप सब जानते हैं। 50 के दशक से ही ये चल रहा था, और मशीन अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले की स्थिति। हेलो, मशीन अनुवाद एआई से भी पूर्व की बात है। एआई शब्द तो 58 में या 59 में बोल रहा हूँ, डार्टमथ कॉन्फ्रेंस में ये शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। मशीन अनुवाद उससे पहले ही ऐसे चल रहा है, यानी जो संगणकीय भाषा विज्ञान है एआई से भी पहले है। और क्यों पहले? उससे पहले भाषा विज्ञान में काफ़ी उन्नति हुई। उससे पहले सस्योर ने यूरोप में पाणिनि को पढ़ाया, उससे पहले पाणिनि। तो ये सारी जो श्रृंखला है उसको मैं बताना चाहता हूँ। और थोड़ा गर्व करिए कि आप एक बहुत ही उदीयमान परंपरा से हैं, बहुत ही अच्छी परंपरा से हैं, और अपनी चीज़ों पे थोड़ा सा गर्व करना चाहिए। और जहाँ पे आवश्यकता हो उसको क्लेम भी करने की, भाई हमारी ये इस पे हमारा अधिकार बनता है। हम लोग क्लेम नहीं करते। तो ये सब बताने के बाद कैसे पाणिनि के बाद सस्योर जो यूरोप में उन्होंने पाणिनि व्याकरण पढ़ाया, फिर ब्लूमफील्ड, फिर नोम चॉम्स्की से आईबीएम से फिर पहली प्रोग्रामिंग भाषा, फिर कंपाइलर, फिर एआई वगैरह सारी प्रक्रिया चलती रही। फिर 50 के दशक में एलान ट्यूरिंग ने भी मैथमेटिकल मॉडल बनाया कंप्यूटर का, और जो मैथमेटिकल मॉडल कंप्यूटर का था उससे कंपेयर किया पाणिनि ग्रामर को किसी अन्य विद्वान ने, कि पाणिनि ग्रामर भी एक्चुअली वही है, एलान ट्यूरिंग का जो ट्यूरिंग मशीन है वही है, क्योंकि दोनों एक ही काम करता है। तो कैसे एआई का उद्भव हुआ है, और फिर मशीन अनुवाद जिसको हम कंप्लीट एआई कहते हैं, मशीन अनुवाद को, कि मशीन अनुवाद सबसे मुश्किल कार्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो वो कैसे हो रहा है देश में, कौन कौन लोग कर रहे हैं, क्या उसकी विधि है, और क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आवश्यकताएं बड़ी अलग अलग हैं। और उसके लिए तकनीकी दृष्टि से क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ी सी बात बताऊंगा आपको, और किस तरह के रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे उसकी बात मैं करूंगा, ठीक है ना। जब एआई में क्या है कि जब ये 58 में एआई एक डार्टमथ शहर है, यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स राज्य में, उस राज्य में एक डार्टमथ कॉलेज भी है, और यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स का डार्टमथ कैंपस भी है। उस डार्टमथ कैंपस में मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था 2009 से 12 3 वर्ष, और मैं आयुर्वेद के लिए शोध कर रहा था। वो क्या अलग शोध बताऊंगा उसको। एक डार्टमथ कॉलेज जो है वहां पर 58 में कॉन्फ्रेंस हुआ था मशीन इंटेलिजेंस पे, क्योंकि 1950 में एलान ट्यूरिंग ने पुस्तक लिखी, एक आर्टिकल लिखा था, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। अभी तक किसी ने एआई की बात नहीं की है। 50 के दशक में आया था कि कैन कंप्यूटर्स थिंक, कैन कंप्यूटर्स बी इंटेलिजेंट। बढ़िया आर्टिकल है, पढ़िएगा सब लोग, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस बाय एलान ट्यूरिंग। उन्होंने फिर ट्यूरिंग टेस्ट का विधान किया कि कैसे मशीन को इंटेलिजेंट कहेंगे, उसकी क्या परीक्षा होगी कि मशीन इंटेलिजेंट है कि नहीं। का परीक्षा ऐसे करें कि कंप्यूटर उस तरफ है और इधर पर्दा है, और पर्दे की इस तरफ मनुष्य है, और दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। पता नहीं है कि मैं मशीन से बात कर रहा हूँ, यानी मशीन इतना बढ़िया बोले लेकिन कि मैं किसी मानव से ही बात कर रहा हूँ, तब वो मशीन पास होगा ट्यूरिंग टेस्ट में। यानी मशीन को मनुष्य जैसे बात करने की क्षमता होनी चाहिए, हमारी बात समझे, हमारी तरह बोले। ये एलान ट्यूरिंग ने एक ट्यूरिंग टेस्ट में विधान किया था। फिर मशीन अनुवाद तो 50 के दशक में शुरू हो गया था अमेरिका में खूब तेजी से, क्योंकि 45 में युद्ध खत्म हुआ था, और युद्ध के बाद अमेरिकन ब्लॉक और रशियन ब्लॉक हो गया था। अंग्रेजी वर्ष है, रशियन चल रहा था। अब रशियन डॉक्यूमेंट्स कुछ आपने पकड़े, मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स, उसको कौन अनुवाद करेगा? रशियन तो करेगा नहीं, वो तो अपने राष्ट्र की बात करेगा। तो मशीन से अनुवाद करना है, फिर रशियन को अंग्रेजी डॉक्यूमेंट मिले उनको अनुवाद करना है। तो इसलिए मशीन अनुवाद काफी किया गया वार के कारण में। जैसे वार के दौरान क्रिप्टोग्राफी था, वार के बाद मशीन अनुवाद हो गया। फिर 58 में जो ये सेमिनार हुआ उसमें जॉन मैकार्थी, उससे बॉस्टन एरिया के ही हैं, गणितज्ञ थे। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, एआई कैन हैपन ओनली इफ मशीन्स अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट। जब तक प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट को नहीं मशीन समझेगी, एआई नहीं हो सकती। इसका मतलब
एआई मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, राइट। ये मतलब एनएलपी है, यानी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, राइट। और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स शब्द पहले ही आया था और ये बाद में आया है। लेकिन समस्या क्या है, नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट में लेयर्स होती है। नेचुरल लैंग्वेज का डेटा कोई ऑर्डिनरी डेटा नहीं होता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा होता है। उसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द, इकाइयां और फिर वाक्य और डिस्कोर्स, सारी बातें होती हैं और सब उस भाषा में निहित व्याकरण और कन्वेंशन भी कह सकते हैं। कई बार ये व्याकरण संबंध नहीं होती, कन्वेंशन के रूप में होती है, से गढ़ी गई होती है। और कई बार अर्थ जो है वो वहां पर होता ही नहीं है, अर्थ बाहर होता है, अर्थ वहां पे होता ही नहीं है। तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटा होता है, इसको समझना एक बड़ा चैलेंज है। जब तक मशीन ये नहीं समझेगी उसको इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। और पिछले 10-15 वर्षों में गजब की प्रगति हुई है, उसकी बातें थोड़ी सी करेंगे कि अब बड़ा से बड़ा वाक्य साधारण डोमेन, मैं कहता हूं जो जनरल सामान्य डोमेन है, उसमें मशीन अनुवाद कर देता है। जैसे अभी मैं ऐसे वाक्य ढूंढता रहता हूं जहां पे मशीन फेल करेगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी गूगल का एक कंसल्टेंट हूं जो हिंदी के जो विशेष प्रयोग है, गूगल ने मुझे पायलट प्रोजेक्ट दिया है जेएनयू को, जिसमें कि जो गढ़वाली हिंदी तो नहीं, जैसे कि पूर्वी हिंदी है, जैसे मैं कहूँगी आपको भोजपुरी हो गई या हरियाणवी हो गई या मैथिली वाली हिंदी हो गई, इसको कैसे मशीन समझेगा। हिंदी को तो समझता है, लेकिन लोग बोलते हैं अपनी भी भाषाओं में, उसको क्या समझेगा। तो यदि मुझे भोजपुरी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है या गढ़वाली से या बंगाली से अनुवाद करना है अंग्रेजी में, तो बंगाली से पहले अनुवाद कीजिए गढ़वाली में, क्योंकि बंगाली की उपभाषा गढ़वाली है। फिर गढ़वाली से अनुवाद कीजिए हिंदी में, क्योंकि गढ़वाली हिंदी की उपभाषा है। फिर हिंदी से अनुवाद कीजिए अंग्रेजी। ये श्रृंखला अपनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे उपभाषाएं कई सारी हैं, बोलने का लहजा अलग अलग है। तो ये बहुत विशेष हो जाती है कि भाषाएं अपने आप में, खासकर बहुभाषिक देश में, बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न करती है। इस विचित्र स्थिति को मशीन समझे बढ़िया से, ये है चैलेंज। और इसमें बिजनेस भी है, पहले बिजनेस नहीं था, बिजनेस भी आ गया है। बिजनेस ये है कि सारे लोग भाषा इस्तेमाल करते हैं और सारे लोग सर्च करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यदि भाषा से सर्च करेंगे तो हर आदमी जाएगा इंटरनेट पे। जब आदमी इंटरनेट पे जाएगा या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा तो उसकी सेल बढ़ेगी, इंटरनेट पे प्रेशर बढ़ेगा, तो हम वहां एड से पैसा कमाएंगे, है कि नहीं। तो जहां जनता इस्तेमाल करती चीजों को ज्यादा, वो ज्यादा बिजनेस में आ जाती है। बेशक हम उसको शुरू में फ्री दें, लेकिन वो बिजनेस का हिस्सा बन जाती है। तो अब क्या हुआ कि इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम एआई कहते हैं, उससे बिजनेस जुड़ गया, जो पहले नहीं जुड़ा था। पहले नहीं जुड़ा था कई कारणों से। डेटा हर भाषा में उपलब्ध नहीं था। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एआई के लिए प्रयोग की जाती थी, वो कमर्शियल लैंग्वेजेस नहीं थी। जैसे प्रोलॉग, लिस्ट, मैंने सारी भाषा में प्रोग्रामिंग की है। जो 1997 में मैंने कोर्स किया था, इंट्रोडक्शन टू एआई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में। कोर्स का नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उस कोर्स में प्रोग्रामिंग का कोर्स था, सिर्फ वो लिस्प और प्रोलॉग भाषा की प्रोग्रामिंग का कोर्स था, जो आज भी इसको एआई की भाषाएं कहते हैं। अब तो पाइथन ज्यादा चल रही है। यदि उस वक्त जावा या सी में एआई की एप्लीकेशंस बनते तो शायद ज्यादा कमर्शियल हो पाते। आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि प्रोलॉग में कोई एप्लीकेशन बनाए वो कमर्शियल हो। जैसे सीडैक कोलकाता का एक एप्लीकेशन था, अंग्रेजी का पार्सर प्रोलॉग में बना हुआ था, जो उनका आंग्ला बांग्ला जो मशीन अनुवाद उस जमाने में हुआ करता था, आंग्ला हिंदी, आंग्ला भारती वगैरह कई सारा था, जो आईटी कानपुर ने शुरू किया था। वो इस पर आधारित था कि अंग्रेजी का पार्सर, किसी एमटेक विद्यार्थी ने आईटी कानपुर में अंग्रेजी का पार्सर कैसे ढूंढ लिया। वो पार्सर प्रोलॉग भाषा में इंप्लीमेंटेड था, प्रोलॉग भाषा में उसकी प्रोग्रामिंग की गई थी। उससे अंग्रेजी को हम व्याख्यात करेंगे, उसके बाद उस व्याख्या को हम हिंदी में, बांग्ला में जनरेट करेंगे। ये पार्सिंग जनरेशन का मॉडल मशीन अनुवाद का था उस जमाने में। मुझे सीधा कोलकाता ने इनवाइट किया कि मैं उनका एक गेस्ट था, एक हफ्ते तक सीधा कोलकाता में। बढ़िया उन्होंने रुकाया, मछली वछली खिलाई। तो उनका था कि भाई ये प्रोलॉग पार्सर समझ नहीं रहा हमसे, क्योंकि पूरी की पूरी फाइल, एक ही फाइल में 1 लाख 1.5 लाख का लाइन का कोड था। और यदि कहीं कोड
बैकफायर कर जाए या मिस लीक करे तो ढूंढना मुश्किल होता है कहाँ पे ये कोड प्रॉब्लम कर रहा है। पुरानी भाषा है, उसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स नहीं है कि कैसे हम कैप्चर करें इश्यूज को। तो मैं वहां उसके प्रोग्रामर को बैठा के, मैं उसका नाम था विवेकानंद, प्रोग्रामर का छोटा सा लड़का था, उसको बैठा के बता रहा था कैसे कैसे इसको करना। तो जो भाषाओं पे भी कई बार ये डिपेंड करता है कि कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट कितना है, उसमें कितना कम्युनिटी इन्वॉल्व है उसको डेवलप करने में। अब जावा जैसे है, अब जैसे पाइथन है, इसमें बहुत बड़ी कम्युनिटी शामिल हो गई है। आपने कुछ बनाया, आपने पाइथन को पे वहां पे गिटहब पे डाल दिया, हमने जावा को कुछ बनाया गिटहब पे डाल दिया, तो भाषा ग्रो करती रहती है, नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन जो भाषाएं कमर्शियल रूप में एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, उनमें ज्यादा उन्नति नहीं होती। ये कारण भी रहा, अब जो एआई में कमर्शियल एप्लीकेशन आने लगे काफी सारे, उसका कमर्शियल पोटेंशियल काफी बढ़ गया है, इससे काफी तेजी से प्रगति इसमें हो रही है। अब एआई में करते क्या क्या है, जिस सबसे जो फाउंडेशनल है कि भाषा का काम है, कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, भाषा विभागों में नाम है इसका, और इंजीनियरिंग विभागों में उसको एनएलपी कहते हैं, कंप्यूटर साइंस में एनएलपी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उसको लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कहता है। जैसा भी जो विषय हो, और भाषा के विभाग वहां पे बोलते हैं कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस विभाग, इंजीनियरिंग विभाग बोलेंगे एनएलपी। हर जगह इस्तेमाल होता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया को के पैटर्न को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर एक विषय में होता है, हिस्ट्री में हर जगह कहीं भी ढूंढ लीजिए इसका विषय मिल जाएगा आपको। ड्रग डिस्कवरी में इस्तेमाल होता है, कई सारे इसके अनुप्रयोग हैं, बताऊंगा नहीं उतना। हमारी एक कंपनी है अहमदाबाद में जिसका मैं एडवाइजर हूँ, वो क्या इसमें किस पे काम कर रही है कि जो डॉक्टर ने सर्जरी किया तो उसका जो वो रिकॉर्डिंग है प्रोसेस का, उसको ट्रांसक्राइब कर दिया, उस बड़े डॉक्यूमेंट से मशीन कैसे अपने आप जो है बिलिंग कर दे, और ये पता कर ले कि इंश्योरेंस कितना कवर करेगा, कितना कवर नहीं होगा, ऑटोमेटिक बिलिंग कर दे। तो उस तरह के कई सारे काम इसके। तो भाषा के, चूंकि भाषा हर जगह है तो हर जगह भाषा की एप्लीकेशन होती है। इन्फ्रेंस इंजिन है कि जो हम निष्कर्ष निकाल, जैसे हम कमेटियां बनाते हैं देश में कि कोई प्रॉब्लम को सुलझाना है, सुबह सुबह कमेटी बना गया अपने संस्था में, कमेटी का बनाते जब कोई मामला सुलझ नहीं रहा होता है, कमेटी बना दी, कमेटी मंथन करेगी, टीएडी लेगी, फिर वो चलता रहेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। तो उसके बदले आप मशीन को दे दीजिए काम, सारा डेटा दीजिए, मशीन निष्कर्ष निकाल देगा, है कि नहीं। तो वो एक्सपर्ट सिस्टम, जहां पर कि एक विषय का ज्ञान हमने मशीन को दिया और मशीन उस विषय का एक्सपर्ट बन जाए, जैसे वेद का एक्सपर्ट, आयुर्वेद का एक्सपर्ट है, रसायन सार का एक्सपर्ट है, ऐसे करके बनाया हमने। अब वो ज्ञान खत्म हो जाएगा कि लोग नहीं बचे, तो मशीन को सिखा दीजिए। अभी मुझे पता है कि पिछले दशक में एम्स में एक आयुर्वेद का एक्सपर्ट सिस्टम बन रहा था, पता नहीं पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, जो ऐसा ट्यूटर हो जो कि 1-to-1 आपसे डील करे। अब मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, मैं एक समय एक छात्र को पढ़ा सकता हूं, और आईटीएस जो है वो एक समय कई छात्रों को पढ़ा सकता है, अपनी कई कॉपी कर लेगा वो। ऐसे इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम है, और 1000 छात्र है, 1000 कॉपी कर ली, सबको अकेले अकेले पढ़ा रहा है कि नहीं। तो वो क्षमता उसमें रहती है। विजन मशीन है जो कि पिक्चर का अर्थ निकाले, जैसे अब नंबर प्लेट का टिकट लग जाता है आपको, आप कहीं ड्राइव फास्ट कर रहे हैं, मशीन ने अपनी नंबर प्लेट का फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद उससे नंबर निकाल लिया और डेटाबेस से क्वेरी करके आपको टिकट मिल गया। आपको टिकट क्या बोलते हैं, फाइन मिल गया। एक छोटा सा प्रयोग इसका है, जैसे गूगल लेंस में आप जैसे आपके किताब के पीछे मान लीजिए, अभी मैंने सबसे कहा कि जिसने डिक्शनरी पे काम किया है, सब डिक्शनरी में जो एक्सपर्ट हैं सबके नाम मुझे दीजिए। अब डिक्शनरी की किताबें प्रिंटेड है, उसमें नाम तुमको टाइप करना पड़ेगा सारे स्टाफ को हमारे, अब टाइप नहीं करने मुश्किल हो रही है उनका। गूगल लेंस इस्तेमाल कीजिए, गूगल लेंस दीजिए, फोकस करके उसको टेक्स्ट निकाल लेगा वहां से वो। तो पिक्चर से टेक्स्ट निकालो, ये विजन मशीन है। सैटेलाइट ने फोटो भेजी कि सुनामी आ रहा है, उसका अर्थ निकाल लिया। तो कई सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं पा रहे, मेरे हाव भाव से अर्थ निकाल लेना कि क्या बोल रहा है। साइन लैंग्वेज, बहुत तरह की चीजें है कि नहीं। वीडियो चला दिया, उसका अर्थ बता दिया, है ना। इसमें नाट्यशास्त्र का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, अभी नहीं बताऊंगा आपको। रोबोटिक्स वैसी मशीन है जो चलती फिरती मशीन है, जो काम करे, हम उनको निर्देश दें वो काम करे। सर्जरी करना हो, सूक्ष्म सर्जरी करना हो, बहुत ही माइन्यूट सर्जरी करना वो करेगा। बड़ा काम करना, बिल्डिंग को तोड़ना है, वो बिल्डिंग को तोड़ना वो भी काम करेगा। बिल्डिंग को असेंबल करना है, कहीं बम गिराना, तो बहुत सारी चीजें जो रोबोटिक्स में किया जाता है। अब आजकल जो है, जब एआई की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग की बात आती है। एआई मतलब मशीन लर्निंग,
क्यों? मशीन को लर्न करा रहे हैं। जैसे हम समाज से सीखते हैं, वैसे मशीन को भी हम सिखाते हैं। हम समाज से बहुत से वर्षों में सीखते हैं चीजें, गति इसकी स्लो होती है। मशीन को उतना समय नहीं होता। मशीन को आप इकट्ठे सारा डेटा दे दीजिए, उसके बाद प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा है, ह्यूमन से कई गुना ज्यादा है, और कई गुना सस्ता भी है ह्यूमन से, तो वो जल्दी से वो सारा प्राप्त कर लेता है। और दूसरी बात और भी आ गई है, हम मनुष्य अपने समाज में एक समय में एक समाज में होते हैं, मशीन एक समय में पूरी दुनिया में होता है, वो क्लाउड पे होता है, और क्लाउड में सारी दुनिया के लोग जुड़े होते हैं। जब मैंने कीबोर्ड किया था स्विफ्ट की, आप लोगों ने संस्कृत कीबोर्ड इस्तेमाल किया गूगल प्ले स्टोर से? तो वो संस्कृत कीबोर्ड हमारा बनाया हुआ है, प्ले इसका स्विफ्ट की का। तो स्विफ्ट की कीबोर्ड डाउनलोड करेंगे तो संस्कृत, मैथिली, कई 4-5 भाषाओं का बना है, संथाली भी उसमें शायद एक है, डोगरी भी है। तो कैसे बनाया? जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम टाइप करते हैं, अभी आपने कीबोर्ड इंस्टॉल किया, आप टाइप कर रहे हैं, आपकी टाइपिंग बिहेवियर से सीख रहा है कि आप अब ज्यादा क्या टाइप करते हैं, लेकिन वो साथ साथ उससे भी सीख रहा है जो अन्य लोग कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दुनिया में, अन्य लोग स्विफ्ट की जो इस्तेमाल कर रहे हैं और देवनागरी टाइप कर रहे हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन जा रहा है क्लाउड पे। वो आपसे भी सीख रहा है, अपने क्लाउड से भी सीख रहा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? एक समय में उसके दो सीखने चल रही है, आपकी बिहेवियर से सीख रहा है तो आपने इंस्टॉल किया है, साथ साथ दुनिया में सब लोग जो टाइप कर रहे हैं उसको क्लाउड से सीख रहा है। हम भी ऐसा नहीं कर सकते, हम एक समय में एक ही जगह पे रहते हैं, हम क्लाउड से कनेक्ट नहीं रहते। तो मशीन की सीखने की क्षमता कई गुना ज्यादा है, और कई बार वो खतरनाक भी लगती है, जिसमें कि कई सारे फिक्शन वगैरह बने हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होती है आगे चर्चा करेंगे। अब जो कृत्रिम मेधा यानी एआई का भाषा विज्ञान से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जब भाषा को सीखना है मशीन को, बिना भाषा को सीखे वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। भाषा में तो लेयर होते हैं, लेयर ध्वनि का होता है, और ध्वनि के दो होते हैं स्तर, एक तो ध्वनि और ध्वनि का जुड़ना फोनोलॉजी, उसके बाद शब्दों का स्तर होता है, वाक्य और अर्थ का होता है। तो बिना इनको कैप्चर किए मशीन इंटेलिजेंट नहीं हो सकती, और ये कैप्चर कराएंगे बिना भाषा विज्ञान के ज्ञान के नहीं हो सकता। आपको भाषा विज्ञान करना ही पड़ेगा आपको। संस्कृत से क्या कनेक्शन है? थोड़ा और ज्यादा गंभीर कनेक्शन संस्कृत से है। पहले वैयाकरण दुनिया के पाणिनि, और वो भी ऐसे वैयाकरण कि इन्होंने पूरी की पूरी प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम सिस्टम में बांध दिया, यानी गणितीय परिधि में बांध दिया, जो न कभी पाणिनि से पहले हुआ, न पाणिनि के बाद अब तक हुआ है और किसी भाषा में। ठीक है, इसलिए पाणिनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरी बात, संस्कृत में जो भाषाई परंपरा थी भाषा विज्ञान की, वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम ओरल ट्रेडिशन में, हम मौखिक में लिखते थे, और क्योंकि वो याद रह सके आसानी से, सूत्रायिक शैली में लिखते थे। उसके लिए हमने 6 में से 4 वेदांग भाषा विज्ञान के रखे, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा और छंद। 4 हमारे व्याकरण जो भाषा विज्ञान से संबंधित है, बाकी 2 अन्य कल्प और ज्योतिष भाषा विज्ञान से सीधे संबद्ध नहीं है। तो हमने जो 6 विषय में हमने गणित और विज्ञान वगैरह नहीं रखा, जो सारे विज्ञान से निकलते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसी महत्वपूर्ण विषय था भाषा विज्ञान देश में, और उसके कारण जो पूरा का पूरा भाषा विज्ञान जो है भारत से आया है विषय, सब मानते हैं इसको। और जो इसमें आप देखेंगे, ये जो ऋग्वेद का आर्टिकल है, ये मैं आप सबको दिखाता हूं, आप लोग इसको पढ़े जरूर। कि 1985 में एक आर्टिकल आया था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत इन एआई। अब वो भाषा विज्ञान से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, हम तो लॉजिक की तरफ जा रहे हैं। मेरा कहना है कि हम क्या करते हैं एआई में, कि जो प्राकृतिक भाषा मशीन को सिखानी है, अब प्राकृतिक भाषा बहुत क्रिएटिव होती है, उसमें अर्थ क्या कुछ पता नहीं होता कि कब क्या अर्थ निकल आएगा उससे। तो गोल क्या है कि प्राकृतिक भाषा के वाक्य को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, जिससे उसका जो इंटेंडेड अर्थ है वही निकल के आए, तभी मशीन एक अर्थ समझेगा। तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगा, तो मशीन कंफ्यूज हुआ तो आगे कैसे बढ़ेगा वो? मनुष्य तो बहुत सी चीजों से अर्थ लगा लेता है। वो हम आपसे बात भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, आप वातावरण भी है, कौन सा अभी टॉपिक चल रहा है उस पर बात चल रही है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन मशीन को अंदाजा नहीं होता वो। तो मशीन के लिए बड़ा आवश्यक है कि जो बात कही गई है उसका एकदम जो है दुविधा रहित इंटरप्रिटेशन हो उसका। उसके लिए हम इसको कृत्रिम शैली में उसको रिप्रेजेंट करें। उनका कहना है कि भाई संस्कृत में ये बात बहुत दिन से लोग कर रहे हैं, प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम शैली में रिप्रेजेंट, ताकि उसका अर्थ वही निकल के आए। पहले त्रुटि रहित तरीके से किताब बनाना, टेक्स्ट कंस्टिट्यूट करना,
फिर त्रुटि रहित तरीके से टेक्स्ट को अर्थ निकालना, दोनों ही बातें संस्कृत में है। तो पहले उन्होंने कहा कि जो कृत्रिम मेधा के वैज्ञानिक हैं, पहले वो देख लें कि वो कैसे कर रहे हैं, फिर वहां से फिर अपना एआई शुरू करना। नहीं तो फिर आपको शुरू से सारा करना पड़ेगा जो संस्कृत वालों ने पहले कर रखा है। ये लॉजिक है, किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाता है पहले क्या कर रखा है। जो हम देश और नहीं देखते काल, कहां पे कर रखा है उसको देख लीजिए और उसके बाद वहां से आगे आगे कीजिए। तो एक बड़ा एडवांटेज है संस्कृत के लोगों के लिए कि जो कर रखा है उसको समझ के फिर एआई को आप फीड कीजिए, एआई से जुड़िए, आगे बढ़ाइए। तो ये उनका आर्टिकल आया था। इसके लिए काफी अध्ययन किया था उसने, रिक ब्रिक्स ने, और इसके आर्टिकल के बाद ही काफी हंगामा हुआ था, आपको पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ था। फिर जो है फिर सीडैक को परम कंप्यूटर का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, बहुत तरह की बातें हुई थी पर हंगामा हुआ था उसके। एक और आर्टिकल है कि संस्कृत जो है कैसे फाउंडेशन है कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स के लिए। एक निकोलस ऑस्लर ने एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन दिया था कि संस्कृत स्टडीज क्यों कहा जाए। अब जेएनयू के संस्कृत डिपार्टमेंट ने ये विषय शुरू किया और जेएनयू में किसी और विभाग में ये विषय शुरू नहीं है, न कंप्यूटर साइंस में न इंजीनियरिंग में। अभी इंजीनियरिंग में हम लोगों ने एक एमटेक शुरू किया है कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स में, संस्कृत सेंटर के साथ मिलकर संस्कृत विभाग में शुरू किया। क्योंकि संस्कृत क्यों फाउंडेशन है उसका ये उन्होंने आर्टिकल दिया है। संस्कृत को क्यों पढ़ना चाहिए इस विषय को पढ़ने के लिए। ये दो आर्टिकल आपको जरूर पढ़ें तो स्पष्ट होगा उससे। हाँ, ये दे रखा है यहाँ पे, आप सबको शेयर कर दीजिएगा। अब जो थोड़ा पीछे जाते हैं, सबसे पहले कि पाणिनि की बात करते हैं कि पाणिनि 7th सेंचुरी बीसी पाणिनि का डेट है। और उसके बाद 19वीं शताब्दी में सस्योर, फर्डिनेंड डी सस्योर यूरोप में, और 20वीं शताब्दी में नोम चॉम्स्की जो अभी जीवित है अमेरिका में। तो भारत, यूरोप और अमेरिका, तीन आप देख लें पहलू। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट यही तीन जगह पे हुआ और अभी तक चल ही रहा डेवलपमेंट। ये अभी तक ये ऐसा नहीं कि भारत का जो डेवलपमेंट था वो अब इररिलेवेंट हो गया है, वो कंटिन्यू कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि परंपरा में जो ज्ञान बना है पढ़ने का वो अभी भी रेलेवेंट है, कंटिन्यू कर रहा है। रेलेवेंट नहीं बल्कि सबसे ज्यादा मैच्योर अभी भी वही है। तो उस देखना है। तो पाणिनि क्यों महत्वपूर्ण, पहले पाणिनि की बात करते हैं। तो पाणिनि की व्याकरण को जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो चाहे वो सिद्धांत कौमुदी की शैली हो, चाहे वो काशिका वृत्ति की, काशिका की शैली हो, तो वो हम सूत्र को याद करते हैं और सूत्र से कनेक्शन ढूंढते हैं। यदि आप उसको ऐसे देखें, पाणिनि का एक सिस्टम मान लीजिए है, अब ऊपर से देखें इसको तो आपको लगेगा कि 4 उसमें मॉड्यूल्स हैं। जो हमारे ब्रेन में जो ग्रामर फिट है, मान लीजिए मैं भी आपसे बात कर रहा हूं हिंदी में, तो हिंदी की ध्वनियां आपके दिमाग में बॉम्बार्ड हो रही हैं। तो हिंदी की ध्वनि, संस्कृत ध्वनि, पंजाबी की ध्वनि बहुत अलग नहीं है। मतलब ध्वनियां होती हैं। भाषा का नाम बाद में हम अक्षर से जोड़ते हैं उसको, अल्फाबेट से, तब लगता है कि वो भाषा अलग हो रही है। ध्वनि होती है। अब अ ध्वनि सब में होगी, ब ध्वनि सब में होगी। हमने अ को ऐसे लिख दिया तो हिंदी हो गई, राइट, या संस्कृत हो गई। तो ये तो जब जहां पर अल्फाबेट नहीं होता वहां तो लोग नहीं सोचता ऐसे। हमारे प्राचीन भारत में अल्फाबेट की बात नहीं थी, हम ध्वनि की बात करते थे। ठीक है, जैसे कि पाणिनि शिक्षा में कहा गया कि भाई स्वयं ब्रह्मा ने 61 ध्वनियां बनाई हैं संस्कृत और प्राकृत के लिए। आप उसको जरूर पढ़िए, कितना महत्वपूर्ण था ध्वनि का ज्ञान। वो कहते हैं पाणिनि शिक्षा में कि भाई आप नहीं पढ़ोगे तो नरक में जाओगे, पढ़ लिया तो स्वर्ग में जाओगे। और 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो स्वयं पढ़ते हैं, उनके लिए किताब में नहीं लिख रहा हूं, उनके लिख रहा हूं जो नहीं पढ़ते। ठीक है, और कितनी बड़ी चिंता है कि ध्वनि का ज्ञान बहुत होना चाहिए आपको हमारे सारी परंपरा में। तो पहला कंपोनेंट ध्वनि का है, फोनेटिक कंपोनेंट। हम आपसे बात कर रहे हैं, ध्वनि आप सुन रहे हैं, फिर आपका मन डिसाइड करता है कि ध्वनि किस भाषा का है, कि ध्वनि किस भाषा का है। तो ध्वनि को पहले आप, जैसे मान लीजिए कि मशीन है ध्वनि को सुन के लिख देती है, तो उस तरह का मशीन कुछ है जो लिखता है पहले उसको। उसके लिखने के बाद फिर उस भाषा, जो हमने लैंग्वेज आईडी कर दिया हमने कि भाषा कौन सी है, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ध्वनि किस भाषा की हो सकती है। मैं अभी बोलते बोलते पंजाबी में बोलने लगूं ध्वनि, मैं गुजराती में यही ध्वनि बोल दूं, आपको मन क्या करेगा, भाषा आईडी करेगा, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद उस भाषा के व्याकरण लोड किया उसने, व्याकरण के रूल्स लगाए। जब व्याकरण लगेंगे तो वहां कोश चाहिए होंगे, क्योंकि सेंटेंस का अर्थ सबसे जो गूढ़ होता है वो होता है व्याकरण, इसमें क्रिया में होता है। तो क्रिया का आप नहीं करेंगे तो कारक क्लियर ही नहीं होगा आपका, वाक्य में क्या कहा जा रहा है स्पष्ट नहीं होगा आपको। तो क्रिया का आपको रूप चाहिए, धातु चाहिए, सारा चाहिए, और फिर जो रूढ़ शब्द है उसमें वो चाहिए गण। तो वो दोनों आपको ग्रामर चाहिए, 2 लेक्सिकॉन चाहिए। ये बड़े डेटाबेसेस हैं, धातुपाठ गणपाठ। ये एक्सटर्नल होता है, जहां पर ग्रामर है वहां पे नहीं हो, कहीं और जगह होगा ये।
अब मन कैसे डिक्शनरी स्टोर करता है, ये भी बड़ी विचित्र सी बात है। किसी एक शब्द को मन एक जगह स्टोर नहीं करता, उस शब्द को मिलियन पार्ट से बांट के कई जगह स्कैटर्ड करके करता है। जब आवश्यकता पड़ती है उसको रिकलेक्ट करके एक जगह बना देता है। तो मान लीजिए कि मैं हर दिन किसी छात्र को देख रहा हूं, जैसे मैं इनको देख रहा हूं हर दिन, ठीक है, तो इनके रूप का जो इसेंशियल पॉइंट्स है, किस दिन हरे शर्ट में, किस दिन लाल शर्ट में, किस दिन इस शर्ट में है, फिर भी पहचान लेता हूं इनको मैं। तो इनका जो रिकॉग्निशन है, इनकी बिलियन पार्ट पता नहीं कितने, वो हर एक पार्ट में दिमाग में कहीं स्कैटर्ड होंगे। जब मुझे आवश्यकता पड़ी, मैंने देखा इनको, तो रिकॉग्निशन होता है। फिर हमारा ब्रेन उसको असेंबल करके एक इमेज बनाया जो इसके इमेज से मैच करता है इस सर्टेन थ्रेशोल्ड में। इतना परसेंट मैच कर गया तो यही है, यदि कम मैच किया तो नहीं है। होता है ना कई बार। तो शब्दों को भी वैसे ही स्टोर करता है ब्रेन। इसमें कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। एक J.F. शोवा की बड़ी प्रसिद्ध किताब है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, कभी देखिएगा उसको। तो किया जा चुका है। तो पाणिनि का क्या है कि इन्होंने जो बताया कि भाई ग्रामर बाहर है, वो लोड हो गया। अब ग्रामर की मदद से जो व्याकरण है, वो उसका जो वाक्य आपने कहा है उसके वो पार्सिंग करेगा, एनालिसिस करने के बाद आप समझ आएगी आपको क्या है। फिर कारक में जाएंगे और पूरा समझ गए उसको। समझने के बाद फिर आप उसमें कुछ या तो उत्तर देंगे जो आपसे कहा गया, या सर हिलाएंगे, या आपको आनंद आएगा। भाषा का यही होता है कि आपको आनंद आया सुन के, या आपने कुछ पूछा है जवाब देंगे उसका, या कुछ वार्तालाप बढ़ेगी आगे, है कि नहीं। तो ये सारी बात होती है। उसके बाद चौथा है जो छोटी छोटी इकाइयां, जैसे सुबंत है, तिगंत है, छोटे छोटे अफिक्सेस हैं। इसके लिए बाहर से डेटाबेस नहीं होता, अंदर ही डेटाबेस रहता है इसके लिए। जैसे सुप जो है 21 हो गए, और तिंग जो 18 हो गए मान लीजिए। तो ये सारे जो छोटी छोटी इकाइयां हैं अंदर ही हम रख सकते हैं। अभी भी अच्छे प्रोग्राम में जो बड़े डेटाबेसेस होते हैं वो बाहर होते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर नहीं होता। हम उसको कॉल करते हैं, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं डेटाबेस को रेफर करूंगा। रेफर कैसे करूंगा, उसका एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताऊंगा कंप्यूटर को। उसमें जो जिस आईडी से घुसना है डेटाबेस में वो बताऊंगा उसको। तो लोकेशन और आईडी यानी यूजर ने पासवर्ड तीनों के साथ जाता है मशीन, उससे कम्युनिकेशन करता है, फिर डेटा उससे लेना शुरू करता है। पांडे क्या करते हैं, धातो कहते हैं, यानी पाइपलाइन स्टैब्लिश हो गया, अब डेटा फ्लो करेगा। ठीक है। इनफैक्ट जो डेटाबेस शब्द अंग्रेजी का डेटाबेस और धातु पाठ दोनों एक ही शब्द है, आप ध्यान से सुनिएगा। डेटाबेस और धातु पाठ कॉग्नेट है, यानी एक ही मूल से आए हैं। अब जिस मूल को जो भी कह लीजिए कि पहली बार ये सारी प्रक्रिया भारत में शुरू हुई है। हम कह सकते हैं कि धातु पाठ से डेटाबेस शब्द बना है, ऐसा कहना आसान होगा, उल्टा नहीं कह सकते। पाणिनि का सिस्टम ज्यादा फॉर्मल है, रूपात्मक है और लार्जली अनएम्बिगुअस है। मैं नहीं कहता कि पाणिनि कंप्लीटली अनएम्बिगुअस है। पाणिनि के सिस्टम में भी काफी एम्बिगुइटी है। पाणिनि खुद ही कहते हैं एम्बिगुइटी है। विप्रतिषेध है परम कार्य, जब प्रतिषेध हो तो बाद वाला जो है वो सही है। क्योंकि हो सकता है कि जब विशाल ग्रामर के रूल्स लग रहे हैं सिस्टम में, किसी स्ट्रिंग पे एक आदि 2 रूल लगे एक साथ, तो 2 उत्तर आएगा। मशीन में भी ऐसा होता है। उस 2 में कौन सा बेहतर है उसके लिए आगे बढ़ना है, तो बाद वाला पाणिनि कहते बेहतर है। इसी बात को ऑप्टिमैलिटी थ्योरी आई थी 1997 में। प्रिंस एंड स्मॉलेंस के 2 ऑथर उसके हैं, भाषा वैज्ञानिक बड़े हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑप्टिमैलिटी थ्योरी। उसमें एक चैप्टर है पाणिनियन फोनोलॉजी का। उनका कहना है कि उसका इंस्पिरेशन पाणिनि है इसके लिए, इस थ्योरी के लिए। वो कहते हैं मानव मस्तिष्क में जब वाक्य बनते हैं, जब हम बोलते हैं, कई सारे शब्द और वाक्य बनते हैं। उनमें से जो ऑप्टिमम होता है वही मुंह से बाहर निकलता है। अब एक एक्सप्रेशन के लिए मैंने 4 वाक्य प्लान किए। जो मुझे बोलना है, जो मोस्ट ऑप्टिमम होगा उस संदर्भ के लिए वही मैं बोलूंगा। जिस वाक्य से मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा उस स्पीच सिचुएशन में वही मैं बोलूंगा। बाकी 3 रिजेक्ट हो गए। इसके लिए फिल्टर्स लगते हैं, सीरीज ऑफ फिल्टर्स। उस फिल्टर से निकल के जो जीतता है वही बात बाहर निकलती है। ऑप्टिमैलिटी थ्योरी का कहना है। हमारे मस्तिष्क में भी कई सारे फिल्टर, जिसका फिल्टर सीक्वेंस गड़बड़ा गया या फिल्टर नहीं बने, वो आदमी स्पीच डिफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, इस बात है। तो अब जैसे कई सारे रूल हैं पाणिनि में जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, जैसे स्वतंत्र कर्ता कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कर्तु ईप्सित तमम कर्म कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको। आधार अधिकरण कह सकते हैं, आधार है तो कर सकते हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार बोतल है कि डेस्क है? मैं कहूँ आपको कि आप रिमोट ले आइए, जो टेबल पर रखिए आप ले आएंगे?
कि मैं रोबोट से कहूं तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि रोबोट तो रखा नहीं टेबल पे, ये तो बोतल पे रखा हुआ है। तो हम अजम्पशन करते हैं, बहुत सारी चीजों को अज्यूम कर लेते हैं, समाज हमें सिखाता है अज्यूम करना। मशीन को अजम्पशन भी सिखाने हैं तो बहुत सी और तिकड़म करना पड़ेगा, क्या तिकड़म करना पड़ेगा, ठीक है, तिड़कम करना पड़ेगा, बहुत सी युक्ति करनी पड़ेगी। एक जैसे था कि एक रोबोट को सिखाना है, एक पोस्ट डॉक कर रहा था MIT में, वो एक बार JNU प्रेजेंटेशन दिया था कि रोबोट को सिखा रहे हैं हम इन और एट, प्रेजेंट इंग्लिश का जो प्रपोजिशन है, आधार अधिकरण, इन और एट जो सप्तमी हो गई, ठीक है। तो अब जो अधिकरण सिखाना है उसको, अधिकरण सप्तमी, तो अंग्रेजी में हर भाषा में अलग अलग होते हैं उसके एक्सप्रेशन, है कि नहीं। बात तो वही है, बात वही, कॉन्सेप्ट वही है, दिमाग में ह्यूमन बीइंग के कॉन्सेप्ट में आधार क्या है वो आदमी सीखता है समाज से, भाषा की अभी बात ही नहीं है। फिर उस समझ को वो किसी एक भाषा में एक्सप्रेस करता है, उसके प्रपोजिशन इन, एट या मे, पर वगैरह इस्तेमाल करके, राइट। तो यदि रोबोट को सिखाना है आधार, तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। तो वो यदि सिखा तो रोबोट काम करेगा। क्या फायदा सिखाने से? रोबोट सारा काम कर देगा आपका, ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर दो, वो कर दो, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आपको सारा कारक करना पड़ेगा, लेकिन कारक की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इंप्लीमेंटेबल नहीं है। अब कर तो इससे तमाम कर्म कर्ता के द्वारा मोस्ट डिजायर्ड हम कैसे इंटेंशन देखें, उसके दिमाग में कैसे घुसे, उसके दिमाग में कैसे घुसे। इसलिए बेसिक डिफरेंस जो चॉम्स्की पाणिनि में है, चॉम्स्की कहते हैं, मैं आगे बात करूंगा, कि जो अटरेंस है, जो मुंह से अंदर है, उसकी बात हम नहीं करते, चॉम्स्की वही मना कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो मुंह से बाहर निकला वाक्य, वही हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। हमारे यहां कहते हैं जो मुंह से पहले है, S बार उसको बोलते हैं, जो विवक्षा है, इंटेंशन है, क्या इंटेंशन हुआ, क्या डिजायर हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के बनने में। सर जैसे आपने बोला हम फीड कर सकते हैं, तो बेसिकली हम जो साउंड निकालते हैं, जैसे अच्छा के विचार मतलब अच्छा, तो मतलब उस साउंड को कैसे आप स्टोर कर पाओगे? मैं भी स्टोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे पाणिनि व्याकरण में इसकी बात की गई है ना। मस्तिष्क में कैसे होता है तो कोई नहीं जानता। इतना जरूर है कि हम अपने मस्तिष्क को बारंबार ट्रेनिंग देते हैं, और ये ट्रेनिंग हमारे जब में हम गर्भ में रहते हैं तभी से शुरू हो जाती है। हम सुनते रहते हैं चीजों को, और सुनना, सूंघना, टच करना, सारी बातें हमें डेटा एग्रीगेशन देती है। हम डेटा को एक्वायर करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन से फिर हम लर्न करते हैं। तो मशीन लर्निंग में आजकल वही हो गया है, हम क्लासिफाई कराते हैं चीजों को। एक तरह की चीजें एक जगह, अयुण एक तरह की क्लासिफाई कर दिया, रिल अलग क्लासिफाई कर दिया, हल अलग क्लासिफाई। तो पाणिनि ग्रामर स्टार्ट ही होता है क्लासिफिकेशन से, बिना क्लासिफिकेशन के कुछ नहीं कर सकते। और मनुष्य का सीखने की प्रवृत्ति में क्लासिफिकेशन ही एकमात्र चीज है जो शुरुआत से होता है। ऐसा लोग कहते हैं कि जब मनुष्य का ब्रेन बनता है पहली बार, तो ये हार्ड वायरिंग होती है कि उसको ये क्षमता होती है कि हम क्लासिफाई कर सके, हम भेद कर सके। ये बहुत बड़ा दर्शन का प्रमाण ही जाऊंगा मैं। भेद करने की क्षमता मनुष्य में होती है, सारे जीव में होती होगी मुझे लग रहा है। उससे हम जो सुनते हैं उसको अलग अलग हम क्लासिफाई करने लगते हैं। वही मशीन लर्निंग भी है, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसको इससे डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग करना। क्यों करना? कि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। हम साउंड को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क अलग अलग सुनने में आ रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। नाच, झलो अलग अलग है, दोनों ही कंठीय है लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जो होती है वो मनुष्य के अंदर में होती है, और वो करता रहता है। ये तो बहुत बड़ा विषय है कॉग्निटिव साइंस का, और बहुत से लोग खूब शोध कर रहे हैं। जब मेरी बेटी 1 साल की थी तो वहां पे कॉग्निटिव साइंस लेबोरेटरी में उसको बुलाया था, उसको शोध करने के लिए। तो कैसे शोध करते हैं? बड़ा सा एक कमरा था, उसमें ढेर सारे टॉयज थे, तो मैं ट्रे को वहां पर छोड़ दिया, और ढेर सारे कैमरे लगे हुए थे, हम लोग बाहर थे। अब कभी टॉय कभी कुछ बोला, तो इधर बच्चे ने देखा तो उसका रिकॉर्ड फोटो खींच लिया। कुछ और आवाज आई, बच्चे ने उधर देखा, तो बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी स्टिमुलाई पे, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे बच्चे। तो इससे फिर तरह तरह का डेटा निकल के आएगा। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जर्व करना को। पाणिनि निश्चित रूप से बहुत बड़े ऑब्जर्वर रहे होंगे, वो चीजों को बड़ी गौर दृष्टि से ऑब्जर्व करते होंगे ये चीजें निकालने के लिए। अब जो सिमिलर है प्रोग्राम के, मैं
मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी ने मुझे एक्सेप्शनल प्रोग्रामर की उपाधि दी थी अमेरिका में। तो प्रोग्रामिंग जो है वो एक आर्ट है, कोई भी प्रोग्रामर हो सकता है। तो पांडे ग्रामर जो है एक इससे बढ़िया उदाहरण प्रोग्रामिंग का नहीं मिल सकता। आपको बताऊंगा आगे में कैसे प्रोग्रामिंग का उदाहरण है। जैसे हम डायनेमिक वेरिएबल बनाते हैं, उसको वैल्यू असाइन करते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे हमारी पूजा में भी होता है, अत्र आगच्छ इतिष्ठ स्वस्थानम गच्छ। गॉड को कहते हैं ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, फिर हम उनको कुछ देते हैं, फिर कहते हैं जो जितना लियो उससे ज्यादा दो हमें, नहीं मांगते हैं ना। फिर इधर काम हो गया, स्वस्थानम गच्छ, चला जाते हैं घर, क्योंकि उस गॉड की अपनी और भी आवश्यकता पड़ रही होगी, उस गॉड की थ्रेडिंग होगी। सत्यनारायण भगवान को हजारों लोग घरे बुलाते होंगे, कैसे जाते हैं वो? अपनी कॉपी करते हैं ना, थ्रेडिंग करते हैं अपनी। इस तरह से प्रोग्राम भी अपनी कई कॉपी करता है, आपने भी इस्तेमाल कर लिया। हमारा शब्द education.gov इन साइट है, आप लोगों ने देखा है उसको, शब्द.education.gov.in, मैंने खुद बनाया उसको, आप लोग देखिए, इस्तेमाल कीजिए उसको। अब उसको 1000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1000 कॉपी हो गई उसकी, है कि नहीं? तो उसी तरह से जब सत्यनारायण भगवान सभी घर में जाते हैं तो अपने 1000 कॉपी कर लेते हैं, फिर अपने घर से वापस स्वस्थानम गच्छ, तो मेमोरी रिक्लेम कर लिया उन्होंने, ठीक है, फिर और जगह जाएंगे वो। तो ये हमारी पूरी परंपरा है इस सिस्टम में। जहां जिस देश में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है वो देश बाध्य हो जाता है कैसे इस डाइवर्सिटी में सिस्टम निकालें। इसलिए हमारे सारे शास्त्र सिस्टमैटिक है, हमारे सारे शास्त्र इसलिए कहेंगे कि भाई इस कॉम्प्लेक्स समाज में रास्ता निकालना है। तो बिना डॉक्यूमेंट किए, बिना डिस्क्राइब किए हम रास्ता नहीं निकाल सकते। व्याकरण भी एक उसकी परिणति है। वृद्धि, इवैल्यूएशन, अब पांडे कह रहे हैं वृद्धि आदेश पहला सूत्र है। वो बहुत तो कहते हैं कि वो मंगलाचरण है, मैं इसको मंगलाचरण नहीं मानता। मैं पांडे ये कहना चाह रहे हैं, मेरे व्याकरण में जब तक वृद्धि नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे मेरे व्याकरण को। वृद्धि आदेश, ठीक है, क्योंकि आत ऐश को वृद्धि कह दीजिए, क्योंकि हर जगह एका गुण वृद्धि आएगा। फिर तो एका का वृद्धि नहीं करोगे आप, वृद्धि कैसे समझोगे? एका क्या है, वृद्धि क्या है? ठीक उसी तरह से प्रोग्राम में जब कंपाइलर कंपाइल करता है, पहले एक्सपैंड करता है सब चीजों को, एक्सपैंड करके समझने का प्रयास करता है अच्छा एक्सपैंडेबल है कि नहीं है, इसको एक्सपैंड करने के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स वहां पे है कि नहीं है। एक्सपैंडर नहीं होगा तो कंपाइलर एरर देगा, एरर है ये, नहीं हो सकता, अब एक्सपैंड करने का कोई उपाय नहीं है इसका, फेल। आप ठीक कीजिए उसको, जब एक्सपैंड कीजिए और पूरा समझ लीजिए उसको। जब फर्दर एक्सपैंडेबल नहीं है तो कंपाइल्ड हो गया पूरा। कंपाइल्ड मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो 0 1 में आ गया, तो बाइट की लैंग्वेज में आ गया, ठीक है, बाइनरी, फिर आप समझ गए उसको, ठीक है। तो हमारा ब्रेन भी कंपाइल करता है। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, आपका ब्रेन कंपाइल कर रहा है, लगातार समझने का प्रयास कर रहा है, एक अपनी अलग भाषा में। तो जो कंपाइलर की भाषा है, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, ये उससे प्रभावित हुई होगी निश्चित रूप से। अब पांडे के बारे में कुछ फेमस कोट्स हैं। कितना समय हमारे पास है अभी? उस हिसाब से मैं थोड़ा पास है। कितना समय हमारे पास है अभी? कितना समय बचा? 3:30। कितना समय हुआ है मैंने नहीं पूछा, कितना समय बचा है मेरे पास? आधा घंटा कम से कम, ज्यादा है, आधा घंटा से। अब देखिए, ये ब्लूमफील्ड कह रहे हैं, ब्लूमफील्ड जो है 1929 में की किताब आई है लैंग्वेज, जो पढ़िएगा आप लोग इसको, पुस्तक है लैंग्वेज का नाम है, और लैंग्वेज को छापा है मोतीलाल ने भी छापा है, इसका किताब आया है, अंग्रेजी में ही, हालांकि सिंपल अंग्रेजी है। इसके इंट्रोडक्शन में वो लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मैं बार बार कोट करता हूँ, सब लोग समझिए इसको। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ संस्कृत। लोग कहते हैं हमारी परंपरा प्रिस्क्रिप्टिव थी, हमने बस बना दिया सबको फॉलो करना है लाठी मार के, ऐसा लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि संस्कृत परंपरा में जो कह दिया वैसे ही करना है। अमेरिकन संरचनावाद का जनक माना जाता है ब्लूमफील्ड को, अमेरिकन संरचनावाद का जनक माना जाता है उसको, भाषा वैज्ञानिक। ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा विज्ञान डिस्क्रिप्टिव है, यानी जब आवश्यकता पड़ी डिस्क्राइब किया, जहां आवश्यकता पड़ी डिस्क्राइब किया। हर समाज में भाषा में परिवर्तन होगा तो हर एक काल में भाषा का डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपके हमारे ढेर सारे व्याकरण है, अपने अपने समय की भाषा को डिस्क्राइब कर रहे हो। उसका कहना है कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर संस्कृत का जो था उसको पाणिनि ने परफेक्ट बना दिया, यानी व्याकरण पहले से था, और पाणिनि खुद ही के 10-12 व्याकरण तो पहले से थे, व्याडी वगैरह पहले से थे। और उनका जो व्याकरण है वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मनुष्य का जो इंटेलिजेंस की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है ये, वो कहते हैं। अब कितना उन्होंने समझा होगा, मुझे लगता है आज ब्लूमफील्ड होते
तो और भी आश्चर्य करते वो। उनकी समझ तब तक बहुत कम रही होगी कि उन्होंने जो अनुवाद पढ़ा होगा पाणिनि का, जो लोगों ने अनुवाद किया था, उतना ही ज्ञान होगा उनको। पाणिनि में जितना अंदर जाइए उतना आपको नजर आएगा। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि इंडिस्पेंसिबल मॉडल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज। दुनिया की किसी भाषा को डिस्क्राइब करना आपको, तो पाणिनि व्याकरण को आप अनदेखा नहीं कर सकते, आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सोचिए, ये 1929 में कहा और 50 के दशक में चॉम्स्की का आते हैं। चॉम्स्की ने अपने मॉडल को बनाया और पाणिनि को कहा कि पाणिनि भी जेनेटिव ग्रामरियन थे। उसके बाद भारत में लोग चॉम्स्की को पढ़ने लगे और पाणिनि को भूल गए। हम लोग थोड़े से मूर्खतापूर्ण स्थिति ज्यादा होती है, हमारे यहाँ होती है। ये देखिए, एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि पाणिनि के ग्रामर को मैंने हाईलाइट वाला देखिए, हैज बीन कंपेयर्ड टू ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या है? आइडियलाइज्ड मैथमेटिकल मॉडल है। मैथमेटिकल मॉडल है कंप्यूटर का, जो क्या करता है, रिड्यूसेस लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस टू एसेंशियल्स। जैसे भगवती कहा तो भू शब्द तीप में तोड़ना है मशीन को। कुछ भी हमने कॉम्प्लेक्स टास्क दिया तो उसको तोड़ जब तक वो टूटेगा, तोड़ता जाएगा मशीन। कंप्यूटर का और ह्यूमन ब्रेन का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, जब भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी उसको एनालाइज करने का प्रयास करेगा ही करेगा। मानव मस्तिष्क भाषा के जरिए एनालाइज करता है, कंप्यूटर भी भाषा के जरिए एनालाइज करता है। जब तक उसकी व्याख्या हो सकती है तब तक व्याख्या करता जाएगा। जब हमने भगवती दिया, जब तक भू और शप और टिप्पण नहीं टूट जाता तब तक तोड़ता जाएगा वो सिस्टम। उसके आगे नहीं टूट सकता तो वो रूढ़ हो गई। उसके बाद जो है आपको धातु शप गण बग गया तो उसके बाद अब टूटना मुश्किल है उसका। उसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक इकाई या XYZ मान एज्यूम करते हैं। जब तक XYZ में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो टूटना चालू रहेगा। मैथ में, गणित में वही करते हैं, विज्ञान में वही करते हैं, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हमारे हैं। जब तक कंपाउंड में टूट नहीं जाएगा तब तक उसकी व्याख्या चलती रहेगी। अब NaCl सोडियम क्लोराइड को आपको एनालिसिस करना है, तो जैसे भगवती को करते वैसे ही करेंगे ना। भगवती की व्याख्या जैसे वैसे NaCl की व्याख्या होगी, उसका ग्रामर होगा। अब लोग कहते भी मेंडलीव का टेबल पाणिनि व्याकरण से प्रभावित था, क्योंकि वहां पे क्लासिकल लैंग्वेज का सेंटर था मॉस्को में, वहां पढ़ते थे, उन्होंने वो किया। चाहे NaCl हो, चाहे सोडियम क्लोराइड हुआ या सोडियम बायोसल्फेट हुआ, जो भी बना लीजिए आप, व्याख्या करेंगे तो ऐसे करेंगे ना। अल्टीमेटली आप जाएंगे उसके वर्णमाला पे, जो उसका मेंडलीव टेबल है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। उसी तरह से हम जब व्याकरण में करेंगे तो उसके रूल्स पे जाएंगे, धातु पे जाएंगे, प्रत्ययों पे जाएंगे। वही प्रक्रिया है सारे विषयों में, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे ह्यूमन ब्रेन हो, चाहे कोई विषय हो। इसीलिए पाणिनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये बात निकाली पश्चिम के वैयाकरणों ने। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब उन्होंने हमारे विषय को देखना शुरू किया तो उन्होंने एक नई दृष्टि से इसको देखा। जैसे अब गीता से आइडिया आ गया पनडुब्बी बनाने का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पनडुब्बी बनाई गई जो गीता पे आधारित थी। तो वो विद्वान कहते हैं भाई, भारतीयों को गीता में धर्म नजर आता है, हमें विज्ञान नजर आता है, और हम विज्ञान से विज्ञान निकाल लेते हैं। आप लोग पूजा करते रहते हैं, आप करते रहिए। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव होता है। इसीलिए संस्कृत पे यदि अलग अलग पर्सपेक्टिव आएगा तो अलग अलग चीजें निकल के आएंगी। इसलिए संस्कृत जो है इसेंशियली मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होना चाहिए। हर एक विषय डिपार्टमेंट में संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए, तब नई नई बातें निकल के आएंगी। क्योंकि हर एक संस्कृत में हर तरह का पर्सपेक्टिव हो सकता है। चाहे वो जैसे हमने शुरू किया आयुर्वेद बायोलॉजी JNU में, अब किसी विभाग ने नहीं दिया डिग्री साइंस का, अब संस्कृत विभाग जो है साइंस डिग्री दे रहा है, पहला विभाग हमारा है। तो ये सब बहुत आवश्यक होता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव उसमें देना पड़ेगा आपको। अब देखिए, मेटा लैंग्वेज जो है संस्कृत में पहली बार आया है। मेटा लैंग्वेज को कहते हैं गुण वृद्धि, सब जो मेटा टर्म्स है, हमने एक बार बना लिया तो उसके बारंबार प्रयोग करेंगे ताकि हमारा कंसाइज एक्सप्रेशन हो। एक गुण वृद्धि का, उसमें मेटा टर्म एक भी है, गुण भी है, वृद्धि है, अगर सवर्ण दीर्घ, तीनों ही मेटा टर्म है। अग भी है, सवर्ण भी, दीर्घ भी है, इको ही होना चाहिए, सारे मेटा टर्म्स है। हमने पहले टर्म्स बना लिए, वो भी डायनेमिकली बनाए। कैसे बनाए? प्रत्याहार पे आदि निर्देश सहायता रन किया लैटिस पे, और डायनेमिकली वो बनते गए। जो बना उसमें साउंड्स भी हैं, और उसका इस्तेमाल किया ग्रामर ने, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। ये तो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम करते हैं। अच्छे प्रोग्राम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, अच्छे प्रोग्राम ऐसे किए जाते हैं। पाणिनि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने एक्सप्रेसिव फॉर्मल मैकेनिज्म दिया टू डिस्क्राइब ऑलमोस्ट एनीथिंग। किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई विषय ले लीजिए, पाणिनि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट पाणिनि के अक्षर संभावनाएं पे एक पेपर मैंने केमिकल इंजीनियर का पढ़ा था बहुत पहले।
केमिस्ट्री का इंजीनियर था, ही रोट ए पेपर और पानी के अक्षर समामना पे, हाउ दैट कैन बी यूज फॉर डिकम्पोजिंग द कंपाउंड्स। आप समझ रहे हैं ना कैसे करेंगे? सिंपल टेक्निक वही है, आपको रिड्यूस करना है इटरेटिवली टिल यू हिट द एंड, ठीक है ना। मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज को भी जो बांध दे सिस्टम में, वो प्रोग्राम पाणिनि ने लिखा। अब कोई एग्जाम्पल देखिए, यदि एक प्रोग्रामर अच्छा हो उसको यदि बताऊं मैं तो विल बी सरप्राइज कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग का पाणिनि में। कुछ मैंने निकाले उदाहरण, जैसे डायनेमिक लिस्ट बनाना। लिस्ट दो तरह की होती है। मान लीजिए मैं ऑर्डिनरी प्रोग्रामर तो मैं कहूंगा चलिए स्वर बराबर और व्यंजन बराबर ऐसे, ये लिस्ट बना दिया हमने, लिस्ट फिक्स हो गया। ये ठीक नहीं है, लिस्ट डायनेमिक होना चाहिए, जब जो आवश्यकता पड़े वो लिस्ट बन जाए, फिर अपने खत्म भी हो जाए। वो कैसे बनेगा? पहले आपने एक साउंड कैटलॉग कर दिया लेटेस्ट साउंड का, और एक प्रोग्राम रन कर रहा है, उसको रन कर रहा, लिस्ट बन रही है, जो बन गई खत्म हो गई। इस तरह का इंजन, जैसे घड़ी को आप खोलेंगे नहीं, सारी चीजें चलती रहती है आपस में, उस तरह का सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो वो है डायनेमिक लिस्ट। अधिकार, जैसे धातुओं का हमने अधिकार, जैसे कोड ब्लॉक बड़ा प्रोग्रामिंग कोड है, जब मैं वो उसकी बात कर रहा था प्रोलॉग का कोड का, 1 लाख लाइन का कोड था, उसमें जिसने कोड ब्लॉक नहीं लिखा था, पता नहीं ये वाला कोड किस चीज के लिए, ये कोड किस चीज के लिए, कोड किस चीज के लिए है। आपको मुश्किल होगी समझने में ना, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है कि भाई इस जगह पे मैं ये कर रहा हूँ, इस जगह में ये कर रहा हूँ। पाणिनि कहते हैं चलिए अब मैं धातु की बात कर रहा हूँ, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रत्यय परस्य, तो इस तरह से बात करनी पड़ेगी। अब अनुवृत्ति है, परिभाषा है, और धातु पाठ बताया मैंने, संज्ञा सूत्र है, अधिदेश है, एक्सटेंडिंग द स्कोप। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आजकल के जो सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, दे कैन एक्सटेंड द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। सेल्फ लर्निंग मशीनें होती हैं, अच्छा आपने इतना कोड दिया है, इतने डेटा पे लगा, उसको लगा नहीं इस सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि नहीं ये बड़े डेटा सेट पे अप्लाई होगा, तो अपने को ब्रांच करके दूसरे कोड में चले गए। हम लोग कई बार करते हैं ना, हम लोग देखते संदर्भ किया है, फिर हम क्विक डिसीजन लेते हैं, है ना। कई बार हालात देख के बदल लेते हैं अपना डिसीजन। तो मशीन भी ऐसे कर सके, तो ये भी हो कि हमने ऑटोमेटिकली किसी रूल का इतना डेटा सेट स्कोप है बढ़ा दिया, उसको अब इतना हो गया, फिर उल्टा इतना बड़ा छोटा कर दिया, उसको नियमन कर दिया। यदि मशीन अपने आप ऐसे करने, हम ऐसा करते हैं मनुष्य, मशीन वैसा करने लगे तो वो इंटेलिजेंट प्रोग्राम माना जाएगा उसको, सेल्फ लर्निंग मशीन, ठीक है। विधि जैसे है, विधि तो फाइनली होता है इफ देन एल्स, अका सवर्ण इधर का अक है, सवर्ण होगा तो दीर्घ होगा, ठीक है। इफ देन एल्स, पाणिनि के सारे सूत्र, विधि सूत्र जो है इफ देन एल्स वाले सिचुएशन में, नियमन है, रिस्ट्रिक्शन, निषेध, नेगेशन, सारी बातें हैं, कई सारी बातें हैं। दूसरा आता है लिंग्विस्ट जो सस्योर है, ये इसकी पीएचडी थी, ये इसने पढ़ाया जिनेवा में, 30 साल पढ़ाया। क्या पढ़ाया? संस्कृत, और क्या इसका पीएचडी था संस्कृत कारक में, ठीक है। उस जमाने में संस्कृत बहुत फैशनेबल विषय थी, और बहुत सारे जो टॉप के विद्वान थे वो संस्कृत पढ़ते थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत आप पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू बी रियली एक्सेप्शनल, ये बहुत ही हाई लेवल का विषय है ना, ये ध्यान रखने का। मैं एक मिला था विद्वान से, आप जानते हैं जॉर्ज कार्डोना, आप जानते हैं, हमारे जेएनयू आए थे, हमने उनको बुलाए थे विजिटिंग प्रोफेसर में, वो एक 6 महीना रहे हमारे यहाँ, उन्होंने पशुपचाने का पढ़ाया, महाभाष्य का, ठीक है पूरा। जब मैं गया था पेंसिल्वेनिया में, मैं कंसल्टेंट था यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया का, 2014 में, अच्छा मैं लेक्चर था वहाँ पे। तो इस लेक्चर के बाद जॉर्ज ने कहा कि हम लोग मिलते हैं लंच पे, तो मैं लंच में मिला, तो थोड़ा दूर रहते हैं वहाँ फिलाडेल्फिया से, ड्राइव करके आए, तो मैं मिला उनके साथ। और एक जो लाइब्रेरी वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध लाइब्रेरी है जो संस्कृत के टेक्स्ट को रखती है, वैन पेल्ट लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में, वैन पेल्ट, VANPELT, तो उसके लाइब्रेरियन भी थे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो जॉर्ज ने बताया कि क्या क्या हालात है, क्या संस्कृत का वहाँ पे अमेरिका में भी स्थिति है, डिक्लाइन हो रहा है, उनको रिटायर होना पड़ा, और उनके बदले 2 कंप्यूटर साइंस को उन्होंने रखा, फैकल्टी को रखा। तो जॉर्ज कार्डोना जो है उनसे बात करेंगे आप, तो बताएंगे आपको कि संस्कृत को बहुत ऑर्डिनरी लोग नहीं पढ़ सकते, जो बहुत ब्राइट लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए। उनके एक विद्यार्थी से मिला था मैं, तो वो फ्लुएंटली संस्कृत बोल रहा था जॉर्ज के साथ, कहा कि मुझे आनंद आ रहा पढ़ने में, आई एम एंजॉयिंग संस्कृत। जब ये स्थिति होगा, आप एंजॉय कर रहे हैं,
जैसे मैं अभी चेयरमैन हूँ वहाँ का, तो मुझे आनंद आ रहा है काम करने में, तो मैं मुझे अच्छा लग रहा है। आनंद नहीं हुआ मैं वापस चला जाऊंगा जेएनयू। तो आनंद बहुत जरूरी है, यू शुड एंजॉय द वर्क यू आर डूइंग, ठीक है ना। तो संस्कृत जो है बहुत ही अब देखिए ये उन्होंने लेक्चर दिया और कई बड़े विद्वान अमेरिका के, यूरोप के, उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। और उनका जो है पाणिनि और भर्तृहरि का उनका इन्फ्लुएंस था। उन्होंने एक दिया सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट आया, एक नया विषय आया सिमियोटिक्स, भाषा विज्ञान का एक उप विषय है सिमियोटिक्स। वहां पे हम जैसे ये बोतल है और ये क्या सिग्निफाई करता है, बोटलनेस, जिसको हम लोग नवन्यायवाद में पढ़ते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट आया वहां पे। सिग्निफायर शब्द, सिग्निफायर जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिग्निफाइड होता है। इस तरह की बातें वहां से निकल के आई। फिर नोम चॉम्स्की जो अभी अरिजोना चले गए हैं, पहले MIT में 55 से थे, उनकी पुस्तक हाउ मच टाइम वी हैव? Let me know how much time I have. I can go on and on. No. 15 minutes more? क्या बोल रहा था? ये बहुत बड़े विद्वान, अभी सबसे बड़े विद्वान नहीं माने जाते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑन अर्थ इज नोम चॉम्स्की राइट नाउ। कभी सुनिए इनके बारे, ये ज्यादातर पॉलिटिक्स, ये लेफ्टिस्ट है वैसे, अमेरिकन कम्युनिस्ट है ये। जेएनयू आए थे व्याख्यान देने, जेएनयू उन्होंने व्याख्यान दिया, पता नहीं किस पे दिया, वैसे ही पॉलिटिक्स पे व्याख्यान दिया। डीयू में दिया था व्याख्यान, उसी दिन 2 व्याख्यान था उनका, वहां दिया था व्याख्यान लिंग्विस्टिक्स पे, जहां मैंने पूछा था उनको पाणिनि के बारे में, कहा पाणिनि भी जनरल ग्रामरियन, पाणिनि भी। तो कई लोग क्रेडिट लेते हैं और भूल जाते हैं, देते नहीं क्रेडिट। तो अभी वो MIT से शिफ्ट किया एरिजोना, उन्होंने ज्यादा पैसा दिया होगा तो वहां चले गए। हम वहां तो कॉमन सी बात है ना भाई, पे मी मोर आई गो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इनका जो है यूनिवर्सल ग्रामर और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर और कॉग्निटिविज्म के सारे, उससे पहले एक प्रोफेसर थे B.F. स्किनर, हार्वर्ड के थे। उनका था कि भाषा किसी को सिखाई जा सकती है, जानवरों को सिखाई जा सकती है। हमारे परंपरा में था भी कि तोते बोलते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट तोते पे की। ये भी था कि मिसाइल्स जो जाएगा तो तोता को बिठा दो उसके हेड पे, वो बहुत तरह की बात करते थे वो उस समय। हार्वर्ड में काफी पॉपुलर थे वो, काफी डोमिनेंट थ्योरी था कि भाषा ट्रेनिंग से सिखा सकते हैं। कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट किया, तोतों पे एक्सपेरिमेंट किया। जब ये चॉम्स्की आए उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं है, जो ह्यूमन की भाषा वो ह्यूमन ही सीख सकता है, उसकी अलग फैकल्टी होती है, उसका अलग स्ट्रक्चर होता है दिमाग में। और कहा कि सारी भाषाओं में एक कॉमन ग्रामर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर, जो ह्यूमन बीइंग के दिमाग में होता है। उस बच्चे को जहां रख दीजिए वहां की भाषा सीख जाएगा। वो चाइना में रख दीजिए चाइनीज बन जाएगा, दिल्ली रख दीजिए हिंदी पर हिंदी सीख लेगा, है कि नहीं? ये सच भी है। और उसने सारी बातें बताई। उसके बाद वो स्किनर का जो था वो ये भी हो गया, मतलब डिक्लाइन हो गया, ये आइडिया डोमिनेट हो गया। फिर MIT में उन्होंने एक ग्रामर की हायरार्की दी, ग्रामर की श्रृंखला बनाई, श्रेणी 4 ग्रामर की, और वो ग्रामर कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होने लगे। जो कंपाइलर के ग्रामर है भाषा वैज्ञानिक ने लिखा है। नोम चॉम्स्की ने ग्रामर लिखा, उससे कंपाइलर डिजाइन होता है। नोम चॉम्स्की कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं था, वो लिंग्विस्ट था, है बल्कि लिंग्विस्ट ही है। इसे 4 ग्रामर दिए, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है टाइप 2, वो कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होता है, और उसको मैं आगे बताऊंगा कैसे पाणिनि से सिमिलर है। अब पाणिनि से कंपेयर करें इसको, तो 2 पुस्तकें आई चॉम्स्की की 57 में, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स और आर्टिफिशियल थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। इस 2 किताबों से जो व्याकरण का मॉडल उभर के आया वो ऐसे था कि जब हम बोलते हैं और आपके दिमाग में भाषा जाती है, आप सुनते हैं, तो एक बेस कंपोनेंट में फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स, भाषा की व्याकरण और कोश दोनों होते हैं। जब भाषा के व्याकरण और कोश उस पर अटैक करता है तो आपको उसकी व्याख्या नजर आती है। फिर जाता है डीप कंपोनेंट, डीप स्ट्रक्चर पे, सेमांटिक कंपोनेंट में, और फिर जब समझ लेते हैं आप, उसके बाद उस पर आप और नियम लगा के वाक्य बनाते हैं जो आपको बोलना है। अब पहला देखिए, पाणिनि का जो है सूत्रपाठ है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, और जो लेक्सिकॉन है धातुवार गणपाठ है, ठीक है। और जो सिमेंटिक कंपोनेंट है पाणिनि का कारक कंपोनेंट है, बिना कारक के आप समझ नहीं सकते। जब समझ लिया आपने, फिर आप जवाब बनाएंगे। तो आप देखिए कितना क्लोज है
और चॉम्स्की के पास पाणिनि का अनुवाद मौजूद था उसके गुरुओं के द्वारा, हैरिस के जरिए और ब्लूफिल्ड के जरिए। अब जो कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर है, जो टाइप 2 ग्रामर है चॉम्स्की हायरार्की का, जिससे कंपाइलर बनता है, उसकी बात दिखा रहा हूं मैं। जो टाइप 2 ग्रामर है उसको मैथमेटिकली कहते हैं हम कि जी ग्रामर जी बराबर नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन और ये स्टार्ट सिंबल, 4 चीजें हैं। नॉन टर्मिनल मतलब जब हम भाषा बोलते हैं हमारे मस्तिष्क में ज्ञान होता है कि ये कौन सा संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन क्रिया विषय, ज्ञान होता है, इम्प्लिसिट होता है, हम उसको जानते हैं। बच्चे भी जानता है कि भाई ये सारी चीजें नाम जैसे हैं, या सारी चीजें जगह जैसी है कि नहीं है, ये क्रिया जैसी है, दिमाग में रहता है ऐसा। तो वो जो नॉलेज जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल नॉलेज, और जो शब्द एक्चुअल शब्द उसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। फिर तीसरा होता है प्रोडक्शन, कि कैसे डिराइव करना है, ए से बी कैसे निकालना है, बी से सी कैसे निकालना है, ये मस्तिष्क में होता है। चौथा होता है कि हम शुरू कहां से करें और एंड कहां करें, ठीक है। तो 4 चीजों से बना कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर, जिससे कंपाइलर बनता है। कंपाइलर में क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं बाइट कोड में, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर बाइट कोड ही समझता है, वो प्रोग्रामिंग भाषा भी नहीं समझता। कंप्यूटर सी, जावा, पाइथन कुछ नहीं समझता, वो समझता शून्य और एक की भाषा, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। उसमें जो मिलेगा समझेगा वो। इसलिए जो भी आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे आप, उसको फिर भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर भी वो आसान है। यदि मैं सीधे हिंदी में लिखूं उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, समझ गया ना। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिंदी को सीधे ट्रांसलेट करना बाइट कोड में अब तक नहीं हो पाया। संस्कृत तो हो सकता है, ठीक है, कि उसको पाणिनि ने किया हुआ व्यवस्था। अब देखिए कि नॉन टर्मिनल देखें तो पाणिनि में जो नॉन टर्मिनल हैं और गंभीर हैं, वो मॉडल ज्यादा बढ़िया आता है, जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और क्रॉस लिंग्विस्टिकली रिलेवेबल होता है। जैसे मान लीजिए मैं जितना ही एब्स्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा उसका एप्लीकेशन बढ़ेगा, ठीक है। जो व्याकरण जितना ज्यादा स्पेसिफाइड होगा उसका कम एप्लीकेशन होगा, जो व्याकरण जितना एब्स्ट्रैक्ट है वो ज्यादा उसका इस्तेमाल बढ़ेगा, ठीक है। तो पाणिनि कहते हैं आपके सवर्ण, यानी वो नॉन टर्मिनल के अलावा, उसके अलावा इन चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टर्मिनल देखें जैसे अंग्रेजी के शब्द हो गए, पाणिनि शब्दों के साथ साथ ध्वनियों को भी और धातुओं को भी इस्तेमाल करते हैं। भाषा में सिर्फ शब्द ही नहीं होते, शब्द जिससे बनते हैं वो इकाइयां भी होती हैं, राइट। चॉम्स्की वो कंसिडर नहीं कर रहे, ज्यादा स्पेसिफाइड हो गया वो, इसलिए ज्यादा चॉम्स्की के व्याकरण को उनके विद्यार्थियों ने काट दिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन देखिए, प्रोडक्शन उनका सिंपल है, ए गोज टू अल्फा CFG में। चॉम्स्की में कंडीशनल है, ए गोज टू बी इफ सी, अगः सवर्णे दीर्घ, इका यणचि अचि, अच्छी पे अयण होगा, सवर्ण पे दीर्घ होगा, कंडीशन, ठीक है ना। स्टार्ट सिंबल अंग्रेजी में एस है, चॉम्स्की में जो निकला मुझसे वो, हमारे यहाँ एस बार है जो विवक्षा हो रही है। तो ज्यादा गंभीर और इसलिए ज्यादा कॉग्निटिव मॉडल है पाणिनि का, मच मोर रियलिस्टिक फॉर नेचुरल एडेप्टेशन जो ह्यूमन बीइंग का है। इसलिए एक विद्वान आए थे कनाडा से, वो पाणिनि की तस्वीर ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनका लैब था कॉग्निटिव साइंस का, जो फोटो लगाई थी पाणिनि की उनको, कि पहले कॉग्निटिव साइंटिस्ट पाणिनि को मानते हैं बहुत से लोग, है ना। अब पाणिनि को कंपेयर करें BNF जो है, कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर को BNF नोटिस में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे जावा को एक्सप्लेन करना है, जावा की भाषा को, तो उसको मैं इस रूप में लिखूंगा, ठीक है। तब उसको मशीन जो 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। ये जो सिस्टम है कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर को BNF नोटेशन वैसे लिखते हैं। हमने कहा सेंटेंस गोज टू NP-VP, एक वाक्य, कोई वाक्य है, चाहे वो कृत्रिम भाषा का वाक्य है, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज की भाषा का वाक्य है, उसमें 2 हो गए, संज्ञापद, क्रियापद, ठीक है, प्रेडिकेट और नॉन प्रेडिकेट। पाणिनि में है पद, सुप और तिंग, ये पाणिनि का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, राइट। और एसेंशियली तिंग ही हो सकता है, एक तिंग वाक्यम, ठीक है, सो वो भी नहीं। NP गोज टू डिटरमिनर, अंग्रेजी में द कैट कहते हैं, तो डिटरमिनर हो गया अंग्रेजी में या यूरोप की भाषाओं में। हमारे यहाँ संज्ञा पद संज्ञा में जाएगा, उससे पहले एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होगी, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। क्रियापद उसके यहाँ V गोज टू NP, जॉन 8 एप्पल, V NP 8 एप्पल। यहाँ पे क्रियापद क्रिया में गया, दोनों तरफ उसके एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होंगी। फिर जैसे संज्ञा है तो डॉग कैट, यहाँ पे संज्ञा हमारे यहाँ जो सारे इन्फेक्टेड इंट्रोड्यूस हो गई, जो 21 रूप है उसके हैं, सुबंत
सारे हो गए। और क्रिया में जो सारे हैं हमारे यहाँ क्रिया में धातु प्लस उसके रूप सारे होंगे, और डिटरमिनर हमारे यहाँ होगा नहीं डिटरमिनर। तो इस तरह की स्थिति हम कंपेयर करेंगे। तो जो कॉन्ट्रेक्टिव ग्रामर बीएनएफ में उन्होंने सिंप्लीफाई किया डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर, ऐसे बने कंपाइलर। ठीक है, अब देखिए कि आइडिया कहां से आया। पाणिनि से सस्यो ने 30 वर्ष तक पढ़ाया यूरोप में, उसकी किताब, उसकी जो नोट्स वगैरह थी विद्यार्थी हर जगह फैले, कई जगह चर्चा हुई उसकी। फिर नोम चॉम्स्की के गुरु थे हैरिस, उन्होंने कहा चॉम्स्की भाषा विज्ञान पढ़ो। फिर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, फिर एआई, ये प्रक्रिया देख लीजिए आप। अब इसमें क्या है कि एक थे विद्वान, उन्होंने कहा कि भाई ये क्रेडिट पांडे को जाना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी, एक है एसीएम एसोसिएटेड कंप्यूटिंग मशीनरी जो इस विषय को रेगुलेट करती है, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि भाई ये श्रेय जाना चाहिए पाणिनि को। पाणिनि ने पहले इसको डिस्कवर किया। उसके बाद उन्होंने सारा जो है जो हमने कन्वेंशन दिया है सारा उनका पाणिनि में, सारा सिस्टम है, सारा चीज पाणिनि में कॉन्सेप्ट, उसको आप किस तरह से किया उन्होंने। ठीक है, कह रहे इसका जाना चाहिए श्रेय पाणिनि को। उसके बाद उन्होंने कहा उसको कहना चाहिए पाणिनि बैकस फॉर्म, ये कहना चाहिए। अभी क्या है, बैकस नॉर फॉर्म है। ठीक है, तो उन्होंने मान भी लिया एसीएम ने। पाणिनि बैकस फॉर्म बहुत दिन तक कहा भी गया, बाद में फिर वो बैकस नॉर बीएनएफ हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए उसी वक्त 50 के दशक में जॉन बैकस ने एक बनाया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अल्गोल। सब उसी टाइम पे हो रहा है सारा। ठीक है ना, जब चॉम्स्की की किताब भी आई, पाणिनि का अनुवाद भी काफी चल रहा। उसके बाद पहली भाषा चली अल्गोल नाम से लैंग्वेज। अब जो एआई में जो क्लासिकल एआई है, जो हम अभी तो पद्धति है मशीन लर्निंग वाले, उससे पहले जो चलती थी हम ग्रामर और कोश पर आधारित करते थे। उसमें ग्रामर में कोई मॉडल लेते थे। पाणिनि भी एक बड़ा मॉडल हुआ करता अष्टाध्यायी, प्लस ये लेक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, सारे चॉम्स्की के छात्र या उसकी परंपरा के व्याकरण है। फंक्शनल ग्रामर टीएजी, ये अरविंद जोशी जी का है। ये मराठी है, थे, मृत्यु भी उनकी, लेकिन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। ये मेरे व्याख्यान में आए थे जब मेरा व्याख्यान हुआ था तो, और उनकी एक छात्रा भी आई थी व्याख्यान। और ये एसपीएस जी। तो ये व्याकरण जो मेरा ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि ये पाणिनि के कारक पे बहुत बेस्ड है। ये वाला व्याकरण कारक प्रकरण पे। अब हम शिफ्ट हो गए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे, क्योंकि अब ग्रामर नहीं देते, हम डेटा देते हैं। डेटा से मशीन ग्रामर निकाल ले, कि डेटा आपको उपलब्ध हो गया है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अब चल पड़ा है। अब भाषा क्या है भारत में की समस्या तो है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस कॉम्प्लेक्स वातावरण में कैसे हम एआई को करें और कैसे अपने भाषाओं को हम सॉल्व करें मशीन ट्रांसलेशन से या इन चीजों से, ये बड़ा चैलेंज हो गया। ठीक है, लेकिन जो भाषा है बड़ी मिक्सिंग वाली स्थिति हमारे यहाँ है, हर चीज मल्टीलिंगुअल है, हर चीज मिक्सिंग वाली स्थिति में है। जैसे अब देखिए कि डेटा जो हमारे आ रहा है, जिस डेटा से मशीन को ट्रेन करेंगे, वो डेटा हर डोमेन में अलग अलग है, और हर डोमेन में कॉम्प्लेक्स डेटा है। जैसे जुडिशियल डेटा जो है उसमें आपको टाइप्ड भी है, हस्तलिखित भी है, इस भाषा में उस भाषा में भी है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। और 672 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें हर भाषा चलती है। हाई कोर्ट हमारे पास 25 है शायद, उसमें हर राज्य अलग अलग भाषा चलती है, इंग्लिश भी है। सुप्रीम कोर्ट में खाली अंग्रेजी है। तो कई जगह मिक्सिंग भी कई जगह है। तो इन सब स्थिति में आपको डेटा आता भी है, आपको उससे जो ट्रेन करेंगे तो क्या मशीन ट्रेन होगी। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं मान लीजिए बिग डेटा में इससे इसका निकालूं और एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाओ एआई जो जुडिशियल सिस्टम में लगे, कोर्ट में लगे, बराबर कोर्ट की समरी कर दे, ताकि हमारा जो है जल्दी जल्दी केस का निपटारा हो। ये नहीं करना चाहता हूं, मुझे ट्रेन करना पड़ेगा एआई को इस डेटा से, पर वो डेटा जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स अपने आप में। ठीक है ना, तो वो समस्या है। और ज्यादा केस पेंडिंग कहाँ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा पेंडिंग है केस, क्योंकि वहां पे बहुत सी भाषाएं हैं, तो वहां पे और समस्या बढ़ जाती है। ठीक इस तरह से हमारे प्रशासन भी बड़ा मल्टीलिंगुअल है, मल्टी स्टेट हर जगह है। अब सेल परचेज रिकॉर्ड जो है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, क्या कहते हैं आप, आंध्र प्रदेश में, वो तेलंगाना हो गया, तो तेलंगाना का भाषा अलग है तो वो आ जाएगा। यूपी था, उत्तराखंड हो गया, अब कहीं हिमाचल में अलग भाषा, पंजाब हो गया, मतलब पाकिस्तान था, पंजाब हो गया। तो सारी चीजें जो अलग अलग हो जाएगी भाषाएं। ठीक है, सारी बातें हमारे कॉम्प्लेक्स है। क्या चाहिए, हमारी ये सारी चीज चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए, सब टूल्स चाहिए, बेसिक इनपुट आउटपुट चाहिए, मशीन अनुवाद चाहिए, टेक्स्ट सिंप्लीफाई करना, डायलॉग रेजोनेशन, मल्टी मॉडल, ढेर सारी चीजें चाहिए। मैंने इसको हाईलाइट किया है कि रियल टाइम मशीन अनुवाद ऐसा हो कि रियल अनुवाद करे, बोले अनुवाद हो गया।
वेट नहीं करना पड़ेगा। वेट करने से फिर जो है तो उसकी यूजेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी। फिर अब क्या क्या हो रहा है, 3 चीजें हो रही है अनुवादनी पे। आप मुझे लगता है बुद्ध चंद्रशेखर आए होंगे, उन्हें बताया अनुवादनी पे आप लोगों को आए थे, चंद्रशेखर आए थे बुद्ध, पता है। तो एक वो है MOE का, दूसरा MIT का जो भाषणी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं तीनों में शामिल हूँ। ये तीसरा जो प्रोजेक्ट है प्रिंसिपल एंड एडवाइजर का, मोदी जी का जो प्रिंसिपल एंड एडवाइजर है भटनागर जी, उनके ऑफिस में विज्ञान भवन में एक कमेटी बनाई है IC मैथ्स इनोवेशन चैलेंज इनोवेशन। मैं इस कमेटी में हूँ। हम लोग स्टार्टअप कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं कौन स्टार्टअप कंपनी ये काम कर सकती है, और कई हमारे स्टार्टअप कंपनियां बड़ी ब्राइट है। ये अनुवाद का चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है। तो इसमें क्या हमारी शब्दावली आर्टिफिशियल शब्दावली इनको दी गई है कि आप उसको रिट्रेन कीजिए ताकि वो हम फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। कि जनरल मशीन ट्रांसलेशन फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे गलत अनुवाद देगा वो, आपको उसको रिट्रेन करना पड़ेगा फिजिक्स के लिए शब्दावली से। करंटली ये लोग जो है हर जगह पे लोग जो है जो इस विषय के विद्वान है अलग अलग विश्वविद्यालयों में है, उनकी अपनी टीम है, वो बहुत दिनों से इसमें काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी जो आप ये सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्विफ्ट की, इनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, इनसे कम्पीट करना बड़ा मुश्किल है किसी गवर्नमेंट के लिए, वेरी डिफिकल्ट। गूगल का जैसे 21 भाषाएं हैं, इसमें से 2 अनुसूचित भी हैं, जैसे कि आपको मीजो है और भोजपुरी, ये 2 इसमें दिया जो कि हमारे संविधान में नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट ने कई भाषाएं दी हैं। अमेजन एलेक्सा है, अमेजन का भी एलेक्सा है, और एलेक्सा हिंदी में हमारा छात्र काम करता था, दिवाकर मिश्र काम करता था। एप्पल का भी है और सैमसंग का है, ढेर सारे हैं, सारी कंपनियां हैं। अब जो मशीन अनुवाद के लिए क्या आवश्यक है, मैं कहना चाहूंगा कि हमें चाहिए पैरेलल कॉर्पोरा चाहिए जिससे हम सिस्टम को ट्रेन करें। न्यूरो मशीन ट्रांसलेशन का हमारा टाइम अभी है, जस्ट 5 मिनट्स में होता है। हमें न्यूरो ट्रांसलेशन में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पोरा चाहिए, उससे ट्रेन करना है, फिर हमें कॉर्पोरा को अलाइन करना है, और फिर जिस भाषा में अनुवाद करना है उस भाषा का सिंटैक्स समझने के लिए भी कॉर्पोरा चाहिए। जैसे अंग्रेजी से हिंदी में करना है तो हिंदी का भी वाक्य चाहिए कि ताकि मशीन समझे कि हिंदी में वाक्य कैसे बनता है, ठीक है, तो वो चाहिए। और फिर हमें चाहिए एनोटेशन, क्योंकि अनुवाद के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नाम जो है उसका अनुवाद न हो। अभी मैं कहूँ कि श्री श्री 108 महाराज आ रहे हैं, यदि मशीन को पता ना हो कि ये नाम है, उसको अनुवाद नहीं करना है, उसी तरह से ट्रांसलिटरेट कर देना है देवनागरी में। यदि मैं कहूँ श्री श्री 108 महाराज इज कमिंग, इसका अनुवाद हिंदी में करना है, तो यदि श्री श्री 108 महाराज को नाम नहीं आइडेंटिफाई किया तो उसका अनुवाद मशीन करेगा, श्री 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 महाराज सबका अनुवाद करेगा, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी में करना है तो श्री वेल्थ महाराज ग्रेट किंग, इसका ऐसे कहेंगे, वो अनुवाद गलत हो गया। यदि उसको हमने ये कर दिया नेम एंटिटी कि भाई ये श्री श्री 108 महाराज नाम है, इसको अनुवाद बाईपास कर दो, इसका अनुवाद ना करो, सिर्फ लिप्यंतरण करो इसका, सिर्फ यदि आवश्यक हो तो। कई बार भाषा में लिप्यंतरण आवश्यक नहीं होता, संस्कृत हिंदी में करेंगे लिपि नहीं बदलनी पड़ेगी, अंग्रेजी हिंदी में आपको लिपि चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच, किस शब्द का क्या कैटेगरी है, सुंदर विशेषण है या सुंदर संज्ञा है, ताकि अनुवाद सही जगह से हो सके। संज्ञा है तो अनुवाद न करो उसका, विषय अनुवाद कर दो उसका, ये जरूरी है उसके लिए, है कि नहीं, तो ये बड़ा जरूरी है। अब चंक, कौन से शब्द एक साथ होते हैं, कौन से एक साथ नहीं होते, कौन से वर्ड्स एक साथ अकर करते हैं, ठीक है, उनको एक साथ रखो, ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े वाक्य होते हैं। अब कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि अभी एक हमने गूगल का मशीन अनुवाद दिया इंग्लिश हिंदी का, उसको हमने इंग्लिश हिंदी करना तो है लेकिन फिजिक्स के लिए करना है, केमिस्ट्री के लिए करना है। हम क्या करेंगे, उस इंजन का जो सॉफ्टवेयर है उसकी हमने सैकड़ों कॉपी कर ली हर एक कॉपी को उस स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरा से रिट्रेन किया। उसको बेसिक इंग्लिश हिंदी पता है उसको, लेकिन उसको इंग्लिश हिंदी करना है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, अलग अलग ट्रेन किया उसको। कैसे, हमारी शब्दावली जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बायोलॉजी की है उससे रिट्रेन कीजिए उसको, उसके वाक्य बना के। ये हमने दिया उनको बुद्ध जी को कि आप बल्कि एक एमओयू साइन करके कि आपने एमओयू किया हुआ है, सारी शब्दावली आपको दे रहे हैं, आप अपने सिस्टम को रिट्रेन कीजिए ताकि उसका इस्तेमाल कर सके हम फिजिक्स का अनुवाद करने के लिए, केमिस्ट्री अनुवाद करने के लिए, इंजीनियरिंग अनुवाद करने के लिए। इतना अनुवाद जो होगा सब बेकार होगा, है कि नहीं, क्योंकि हर शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब लाइट का अर्थ आम भाषा में हल्का होगा, लाइट का फिजिक्स में रोशनी हो गई, उसका अलग चेंज हो जाएगा, लाइट ईयर में अलग अर्थ हो जाएगा लाइट का,
लाइट ईयर में हल्का वर्ष नहीं कहेंगे उसको, लाइट ईयर को साधारण तो अनुवाद कर देगा। उस दिन किसी ने मैं दार्जिलिंग में था तो एक प्रेजेंटेशन चल रहा था, किसी विद्वान ने कहा कि शी ब्रोक द न्यूज, एंकर ब्रोक द न्यूज। हमने कहा यार इसमें मशीन गड़बड़ करेगा, मैंने तुरंत गूगल को दिया। गूगल ने क्या कहा, एंकर ने न्यूज तोड़ा। अब ये गड़बड़ी की गूगल ने, क्योंकि उसको जो जर्नलिज्म डोमेन में ब्रेक करने का क्या मतलब होता है, न्यूज ब्रेक का मतलब क्या था, वो उसको नहीं पता आम भाषा में। इसीलिए जब तक उसको रिट्रेन नहीं करेंगे, हमने जर्नलिज्म में रिट्रेन कर दिया उसको, फिर बढ़िया अनुवाद जर्नलिज्म में करेगा, फिर उसको दूसरे में करेगा, दूसरे का करने लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अलग अलग कॉपी करके रखना है। ये जर्नलिज्म के लिए, ये फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए करना है, कॉपी करना फाइल को। हमने उससे इंडियन मॉडल लिया, ट्रेन किया हुआ, उसको अलग कॉपी कर दिया, उसको अलग अलग ट्रेन कर रहे हैं, उसको उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक योग के लिए, एक आयुर्वेद के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सैकड़ों विषय है, सैकड़ों कॉपी कर लीजिए, फिर वो वही अनुवाद करेगा, अच्छा अनुवाद फिर करेगा। हर को हर के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हर आदमी, जैसे मैं हिंदी जानता हूं तो क्या मैं फिजिक्स का अनुवाद कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, मुझे ज्ञान नहीं फिजिक्स का, मुझे फिजिक्स का ज्ञान चाहिए उसके अनुवाद करने के लिए। हम किताब अनुवाद करवाएंगे फिजिक्स का तो फिजिक्स के प्रोफेसर को कहेंगे ना, हिंदी वाला थोड़ी कर पाएगा उसको। वही हालत मशीन अनुवाद की भी है, थर्ड है ना, उसको रिटेन करना पड़ेगा, आपको ज्ञान देना पड़ेगा फिजिक्स का, उसको शब्दावली का। अब हम जेएनयू में समरी 2 मिनट में क्या करते हैं। जेएनयू में बेसिकली कुछ हमारे अभी ये चल रहा है, भाषणी के अंदर में चल रहा है हिंदी मशीन अनुवाद। उसमें भी मैं तो चूंकि मिनिस्ट्री में तो मेरा कोपीआई जो है वो उसको चला रहे हैं। ये हमने किया था, मैं इसके कंसोशियल लीडर था। 17 भारतीय भाषाओं में ह्यूज कॉर्पोरा बनाया हमारे जेएनयू में, और मैं उसके लीडर था। और संस्कृत सर्वर है हमारा, sanskrit.jnu, उसमें सारा कॉर्पोरा है, तो वहीं पे सारे लोग बनाते थे। ये पटियाला के पंजाबी ने वहीं से पटियाला से लॉग इन करके पंजाबी कॉर्पोरा बनाया, तंजावुर से तमिल ने ग्रुप ने बनाया, आयशा कोलकाता से बंगाली ने बनाया, और आईटी बॉम्बे से मराठी ग्रुप ने बनाया। सब ऐसे ग्रुप बने थे, वो सब लॉग इन करके हमारे सर्वर पे वो काम करते थे, कॉर्पोरा बनाते थे। तो सारा कॉर्पोरा सर्वर पे ही है। ये सब कुछ और काम हमने आगे किए थे। अभी कंसल्टेंसी गूगल की चल रही है, अभी इसका मैं अभी खत्म कर नहीं कर पा रहा हूँ मुझे, क्योंकि उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट दिया है और ये खत्म कर दिया था, दूसरा भी आया हुआ, उसको खत्म कर रहे हैं, या समय नहीं मिल रहा मुझे। इसलिए क्या करना है कि जो भाषा की जो नेचुरल टेंडेंसी है, जो लोग अपने घरों में बोलते हैं, हरियाणवी बोल दिया, हरियाणवी एकदम अलग होता है, तो कैसे हरियाणवी बोलने वाले को भी गूगल असिस्टेंट सर्विस दे सके, सर्च कर सके उसको, मतलब कहीं नहीं आप शुद्ध हिंदी बोलिए तब समझेंगे आप, ऐसा नहीं, ठीक है ना, उस तरह का ना। नुआंस के लिए कीबोर्ड ये बनाया था कश्मीरी के लिए, ये स्विफ्ट की बनाया था 2015 में, ये इतनी भाषाओं के लिए। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे स्विफ्ट की गूगल प्ले स्टोर से, संस्कृत एनाबल कीजिए, उसको यूज कीजिए, तो वो आपके बिहेवियर से सीखेगा कि कैसे आप क्या टाइप करते हैं, मोस्ट टाइम क्या टाइप करेंगे। ये 2015 में मैं कंसल्टेंट था और 16 में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया इसको। तो उस वक्त मुझे ये स्टॉक ऑप्शंस ऑफर कर रहे थे, जेएनयू में स्टॉक ऑप्शंस का स्कीम नहीं था, तो यदि मुझे इसके स्टॉक मिल गए होते तो वो स्टॉक माइक्रोसॉफ्ट का हो गया होता, मैं धनी बन गया होता। बट जेएनयू सिस्टम नहीं था ना स्टॉक्स का। कंसल्टेशन क्या करते हैं, जो पैसा मिलता है मुझे उसका शेयर ये नहीं ले लेता है, ठीक है, तो स्टॉक में कैसे शेयर लेगा, उसको कुछ स्कीम नहीं था उसका, कहने नहीं हम स्टॉक नहीं लेंगे, आप कैश ही लीजिए उनसे। तो अब वैल्यू नहीं रहा है, जो स्टॉक लिया तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता, मैं माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बन जाता अभी। इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया अगले साल 2016 में। ये कंपनी इंग्लैंड की कंपनी है, इसमें उस वक्त 120 एम्प्लॉय थे, 80 MIT ग्रेजुएट्स थे, MIT प्रोडक्ट थे इसमें। वेरी ब्राइट पीपल, जो सबसे ब्राइट लोग होते हैं वो इस फील्ड में आते हैं। ऑनलाइन हैंड राइटिंग जो इनका था माइक्रोसॉफ्ट का, 2006 में उनका मैं कंसल्टेंट था। उसमें हमने जयपुर से और लखनऊ से और दिल्ली से ये सैंपल जमा किया, लोग लिखते कैसे हाथ से देवनागरी में। गोल ये था कि कल को यदि उस टेक्निक से, लैंग्वेज मॉडल से हम मैन्युस्क्रिप्ट को समझने का प्रयास कर पाएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट देवनागरी में होती है। ये 8 यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था, ये आया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के, उनका कंसल्टेंट था मैं। 2013 में गया था वहां पे लेक्चर देने के लिए जब वो आए थे। इसमें क्या था कि यदि कोई यूएस के किसी सेंसिटिव जगह पे आतंकवादी जा रहा है, अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, उसकी मातृभाषा से ये पकड़ लो कि वो किस देश का रहने वाला है, क्या वो देश हमारे कंट्री में बैंड है कि नहीं है, सेंसिटिव है कि नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जैसे इंडियन अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल, बांग्ला, पंजाबी, पश्तो दरी अफगानिस्तान की भाषा है। यहाँ के लोग मतलब
टेररिस्ट हो सकते हैं। तो इनका डेटा मल्टी मॉडल जमा करना और इनका लैंग्वेज मॉडल बनाना, ये उनके लिए काम किया था। ये मैं इनका कंसल्टेंट था माइक्रोसॉफ्ट का 2013 में, ये बनाया मशीन अनुवाद। आप इसको जाएंगे bing.com ट्रांसलेटर, आप इंग्लिश उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो उर्दू में हमारा नाम आएगा। इसके मतलब नहीं मुझे उर्दू आती है, हमने उर्दू के लिए संस्कृत सेंटर में पैरेलल रिसोर्स तैयार करवाया उर्दू के लोगों की मदद से, फिर लैंग्वेज मॉडल बना के फिर उसमें ट्रेन करवाया। ठीक है, एज ए कॉम्पिटिशन यहाँ भी ट्रेन हो रहा था और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वहां भी ट्रेन हो रहा था, तो उसको मिला के फिर ये उर्दू मशीन अनुवाद बना। और ये उर्दू हिंदी भाषा एक ही है, लिपि का फर्क है हम सब में। तो ये आप देखेंगे तो जेएनयू का नाम उसमें आएगा। इसलिए जब मैं कहता हूं अभी 18 अप्रैल में लास्ट ईयर, हाँ, मैथिली भी रिलीज हुई, माइक्रोसॉफ्ट ने किया, मैंने और मेरी वाइफ ने मैथिली का काम किया, रिलीज किया एज ए कम्युनिटी। मैथिली अनुवाद भी रिलीज हुआ उनका। तो अब ये बिंग का है, बिंग और गूगल दो बड़े अनुवादक है, मैं दोनों के कंसल्टेंट रहा हूं। ठीक है, तो यदि आप कुछ इस्तेमाल करें उसका, बिंग का, तो हम जान जाते हैं कि आपने बिंग का लिया हुआ सिस्टम, कि आपने उसका लिया हुआ है, हमें पता चल जाता है। अब कोई ये नहीं कहता कि जो उर्दू और मैथिली हमने बनाया है, कि मैंने बनाया उनके लिए, हमारा नाम भी वहां पर है। तो क्योंकि कॉपीराइट की इश्यूज कई बार होती है, नो यू कांट क्लेम कि हमने किया जब तक आपने वाकई नहीं किया। मैं उनका कंसल्टेंट था इसके लिए। ये हमारे टूल्स हैं, क्रॉलर, सैनिटाइजर, लेक्सिकोग्राफर। जिस भाषा में डेटा नहीं है उस भाषा में जल्दी डेटा बनाना है तो रन कीजिए इसको, घंटों में सारा कॉपरा बना देगा, फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी निकाल देगा। ये मैं छात्र जो आमतौर पर काम कर रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, पीएचडी विद्यार्थी है सारे। आमतौर पर मैं संस्कृत में टेक्स्ट को समराइज कैसे करते हैं, इस पर लड़की ने पीएचडी किया। अभी संस्कृत से जावा को कैसे कनेक्ट करेंगे, और ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन पे काम हो रहा है, अभी मशीन अनुवाद पे काम चल रहा है, इधर काम हो गया। हम क्या करते हैं, हर 2 साल पे एक सेमिनार करते हैं। अभी मई में एक सेमिनार हमारे इटली में हो रहा है, और हमारे सर्वर पे इसका लिंक पूरा है। यदि आप नेट हो तो आ सकता है। नेट है यहाँ पे क्या? नहीं है। अच्छा, कहाँ दिया? ये सेमिनार है, और तभी मैं वो भी दिखा दूँ आपको, वो दिखा दूँ बिंग। ये यदि आप बिंग पे जाएं, यहाँ पे आप कहीं उर्दू डिटेक्ट करें तो आपको यहाँ मिल जाएगा। उर्दू चुनेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा, जेएनयू नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग उसके कंसल्टेंट थे, जो हमने किया था काम उर्दू के लिए। तो ये बिंग के हम ऑफिशियल कंसल्टेंट थे उस वक्त वहां पे। ये हमारे छात्र वगैरह जो है सारे पीएचडी वाले विषय पे कर रहे हैं, और सारे कंप्लीट हो गए हैं। जो काम करता है उसमें लगा देता हूँ किस विषय पे काम कर रहे हैं। ये सेमिनार हमारा हो रहा है, इसके पेपर पर आ चुके हैं, रिव्यू चल रही है उसकी, इटली में करेंगे। तो जो काम 2 साल में करते हैं वो यूरोप की समस्या भी हमारे जैसी है, बहुत सी भाषाएं हैं, तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें हम लोग फिर एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को कि हम बेस्ट और कैसे कर सकते हैं, है ना। और ये सारे सेमिनार को मैक्सिमम स्पॉन्सर किया है। अब इस बार अभी मैं डेपुटेशन को पता नहीं वो बचा देंगे नहीं देंगे इस बार। उस पैसे से छात्रों को ले जाते हैं बाहर, छात्र पेपर सिलेक्ट हुआ है। तो ये हमारा साइट है, इसको जरूर देखें आप लोग। और फाइनली जो है एआई पे हम डिपेंडेंट है एक तरह से, और हमारा एडवांटेज है कि हमारे पास भाषा विज्ञान का और संस्कृत का बड़ा एडवांटेज है, मैन पावर का तो ज्यादा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एरिया में हम बना सकते हैं जो क्रिटिकल एरिया हमारे पास है। और संस्कृत यूज करना पड़ेगा, कॉमन कोर है, हर भाषा की एआई बनाना ठीक नहीं होगा। हर भाषा में जो कॉमननेस है उसको आप एक बना दे कॉमन कोर, फिर आप जो विशेषता है उसको अलग अलग प्लग इन करें। वो कॉमन कोर संस्कृत हो जाती है जो हर भाषा में कॉमन है, वोकैबुलरी कॉमन है, व्याकरण कॉमन है, थीम्स कॉमन है। फिर उसको फिर हम बनाएंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी और अपने अपने डेटा सेंटर। हमारे अपने डेटा सेंटर चाहिए, क्योंकि डेटा हम कहीं और रखेंगे, डेटा चुरा लेंगे लोग। तो डेटा सेंटर चाहिए, हमारे अपने एल्गोरिथम चाहिए, हमारी अपनी एआई चाहिए, फ्लेक्सिबल मल्टीलिंगुअल एआई होगी। एआई की अपनी चैलेंजेस भी है, हमारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज वेरिएशन है, स्टैंडर्ड्स नहीं है, फंडिंग की इशू है, भाषा की तरफ कैजुअल अप्रोच भी हमारा है, टीम वर्क की समस्याएं हैं, कंपटीशन की बात बहुत लोग नहीं करते, है ना। फिर भाषा की जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे यहाँ है, भाषा की मिक्सिंग भी है, सारी बातें हमारे यहाँ है। और एआई में क्या है, जो एआई कल था आज नहीं है, जो कल एआई होगा वो और अलग होगा।
तो एआई के बदलते परिवेश में हमें वो एल्गोरिदम लेना है जो एल्गोरिदम थोड़ा स्टेबल हो और भारत की जो विविधता है उसको हैंडल कर सके, वो हमें करना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई प्रश्न हो तो बताएं, पूछते हैं, फिर हम दूसरा करेंगे।